अरमागान केस जो एक खुल के आया, अच्छा इस तरह के केसेस ना मैंने भी बड़े सुने थे, THM पार्टीज, और कभी पब्लिकली इतना स्ट्रांग नहीं आया था, मतलब मीडिया पे इतनी ज्यादा उसकी हाइप नहीं थी। इस केस के बाद जो इतनी तेजी से मतलब ये हाई प्रोफाइल केस बन गया, वरना इस तरह के मारना मराना DHA पार्टीज में तो आम सी बात थी कि वो था तो बच्चा ही 23 साल एक उम्र बच्चे की है, ठीक है, यूनिवर्सिटी का बच्चा था। और दूसरी चीज़ ये है कि मार्केक्स गाड़ी थी, उसके वालिद साहब कहते हैं कि मार्केक्स गाड़ी जो है वो कस्टम प्लेट थी, लेकिन नंबर प्लेट वो नहीं लगाता था, डिफेंस में घूमने के लिए शौकिया। इतने अरसे से वो बैठा हुआ स्कैम कर रहा था, सही है, इतना पैसा उसने बना लिया। देखो हमेशा क्राइम तब होता है जब बेऔकाती के हाथ में पैसे आ जाए, सही है। ज़िया के दौर में पढ़ते थे ना, कोड़े पढ़ते थे लोग, कैसे सीधे चलते थे लोग, कोड़े पढ़ते थे, ये वही डिजर्व करती है। ये यार असल में दो तलवारें एक मैदान में रह नहीं सकती ना। बात ये है कि मैं ये नहीं कह रहा कि सारे पुलिस वाले ख़राब हैं, ना मैं ये कह रहा हूँ कि सारे लॉयर्स कोई गलत काम करते हैं। और हम लोग फ़लस्तीन के लिए आवाज़ तो ऐसे उठाते हैं जैसे कि मतलब उठानी भी चाहिए, लेकिन हमारे मुल्क में जो हो रहा है हम उसके लिए आवाज़ नहीं उठा रहे। इंडिया का किरदार इसलिए क्योंकि इंडिया कभी भी नहीं चाहता कि पाकिस्तान के हालात अच्छे हों, स्टेबल हो। अगर बलूचिस्तान स्टेबल हो जाएगा तो इंडिया का एक बहुत बड़ा कंट्रोल टूट जाएगा। बाद में रफ्तार अपने आप को फंडेड होगा बिल्कुल। ये वीडियोस वो बना ही नहीं सकता बगैर फंड के। की बात कर रहे हैं हाँ, वो वहीं के और कहाँ के खैर अब तो खैर वो वाले दौर से हम तो गुजर गए। नहीं वो दौर अभी भी आएगा दोबारा। नहीं यार, एक लहर है दोबारा से आगे देखो, फिर सब बोल लेंगे भाई पहले वाला ही सही था यार, गलत था ये सब। भाई हम सब ने देखा 2008 से 2013 के अंदर किस तरह भत्ते आते थे, किस तरह लोगों को मारा जाता था कोने कतरों में, सही है। और आज तक उनकी किसी को नहीं पता। कितनी बड़ी-बड़ी क्लास ने लेके बाइकों पे घूमते थे, सबको पता है यार। ये तो देखो डंपर मारते रहेंगे लोग, मरते रहेंगे। वजह ये है कि कानून ने दिया एक्सीडेंट के केस में वो है 68 लाख रुपीज़। अगर डंपर वाला अमीर हुआ तो 68 लाख रुपीज़ दे देगा, वरना वो क्या करेगा 5 लाख का वकील करेगा, 10 साल तक केस खींचेगा। ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक रियलिटी है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, ऑर्गन ट्रैफिकिंग भी होती है, चाइल्ड ट्रैफिकिंग भी होती है, ये बात सच है। ये सारी चीज़ें होती हैं हमारे मुल्क में और ये पकड़े भी जाते हैं, ठीक है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग किस तरीके से होती है, लोगों को बेवकूफ़ बना के यहाँ वहाँ भेज देना। अस्सलाम वालेकुम। हाँ तो भाई क्या हाल है, मेरा नाम है एहसन और मेरे साथ मौजूद हैं सैयद सिकंदर जाफरी। बैक टू बैक एक और पॉडकास्ट, बैक टू बैक। और आज देखिए मैंने शर्ट चेंज करके आया क्योंकि ये मेरा घर में ही स्टूडियो है। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले, अगर आपने देखा हो, हमाद फाउंडेशन का हमने पॉडकास्ट किया था और उसके नेक्स्ट पॉडकास्ट हमारे साथ कराची की यार। अच्छा एक और चीज़ है, वो थंबनेल बड़ा मतलब लोगों ने अप्रिशिएट भी किया था कि कराची का ब्रूस वेन बैटमैन हमारे साथ फिर से मौजूद हैं। फहद भाई कैसे हैं आप? अल्लाह करम, आप कैसे? ठीक ठाक फिट। फहद भाई पहले तो ये बताएं सेटअप कैसा लगा आपको? नहीं सेटअप माशाल्लाह बहुत अच्छा है और अच्छी बात है, पहले से ज़्यादा तरक्की हो गई है और लॉस भी हो गया। लॉस तो हो जाएगा, कोई बात नहीं, वो कवर हो जाता है, अल्लाह ताला कवर करा देगा। जो बात है। क्या चल रहा है आजकल रमज़ानों में, क्या रूटीन है, कैसे गुजर रहे हैं रोज़े आपके? यार रमज़ानों में रूटीन इबादत की ज़्यादा होती है और बाकी चीज़ों की कम होती है, लेकिन ये है कि काम काज चलता रहता है, लेकिन स्लो बहुत स्लो। रमज़ान स्लो गुजारता हूँ। हाँ एक हम लोगों ने लास्ट पॉडकास्ट किया था फहद भाई के साथ, उस टाइम भी ईद थी, लेकिन उस टाइम बड़ी ईद थी। हाँ, चांद रात थी और 6 बजे नमाज पढ़नी थी और हम 5 बजे यहाँ से उठ के गए थे। एग्जैक्टली डेडिकेशन। और आज भी मतलब ईद करीब ही है, मतलब 4-5 रोजे ही रह गए हैं, ये ईद पे आएगा। ये भी लोग अभी हम, मुझे लग रहा है हम सहरी पे उठेंगे क्योंकि 1 तो बज रहा है। जो बात है, हाँ सहरी के टाइम पे उठेंगे। फहद भाई आए तो छोटा मोटा पॉडकास्ट तो नहीं होगा, लंबा जाएगा। फहद भाई क्या चल रहा है यार? लोग तंग भी आ रहे हैं, लोग पता नहीं नई न्यूज़ेस आ जाती हैं। कभी ट्रैकर ने जो है हिट एंड रन का केस है, बाइक वाले को उड़ा दिया। कभी मर्डर केस चल रहे हैं, कभी गाड़ी क्रॉस करते हैं बोर्ड बेसन में एक वाकया हुआ था,
प्रोटोकॉल वाले उतर के आवाम को मार के चले जाते हैं। ये बहुत सारी चीज़ें कराची शहर में ही, मतलब ये अब लोगों के सामने खुल के आ रही सोशल मीडिया की वजह से, ये पहले से ही चलता हुआ आ रहा था। ये देखिए ये सब पहले भी होता था, लेकिन इतना नहीं था तादाद में, क्योंकि जाहिर है कि पहले जो है ना कानून नाफिज करने वाले इदारों का कंट्रोल जो था वो काफ़ी ज़्यादा था। पुलिस का डर था मौजूद लोगों के अंदर, और लोग ये काम नहीं करते थे क्योंकि उन्हें पता था कि पुलिस जो है वो उठाएगी और डायरेक्ट एफआईआर काट के बंद करेगी और बात भी नहीं करेगी। पॉलिटिसाइज कम थी पुलिस, ठीक है। अगर हम कंपेयर करें ना कि देखें 90s की पुलिस को आज की पुलिस से कंपेयर करें तो 90s में SHO वॉज द मोस्ट पावरफुल मैन ऑफ हिस एरिया, ठीक है। जो हमारे SHOs गुजरे वो पावरफुल होते थे और वो जो है बड़े आराम से जो है वो इनको सीधा करके रखते थे सबको। तो उनके इलाकों में घुसते साथ सबको पता होता था कि इसका इलाका है और ये इसके इलाके का SHO, इधर कुछ नहीं करना, अगर इधर कुछ किया तो डंडे पड़ेंगे। सही है, बात तो बाद में होगी छूटने की, लेकिन पहले डंडे पड़ेंगे। तो अब वो डंडे पड़ने का निज़ाम जो है वो ख़त्म हो गया है। पुलिस का डर ख़त्म है लोगों के अंदर। पुलिस लोगों को पता है हम पैसे देंगे छूट जाएंगे, पैसे देंगे IO को ख़रीद लेंगे, पैसे देंगे FIR हटवा देंगे, नहीं होगा तो बड़ा वकील ख़रीद लेंगे, ठीक है, बड़ा वकील कर लेंगे, बड़ा वकील नहीं होगा तो किसी जज से सेटिंग बना लेंगे। इस तरह के आम वाक़यात तो अब आम है ये तो कराची के अंदर। अच्छा, अभी थोड़ा सा हम शुरुआत करते हैं अरमागान केस जो एक खुल के आया। अच्छा, इस तरह के केसेस ना मैंने भी बड़े सुने थे, THM पार्टीज़ और डब्बे और चर्च, ये बड़ा आम था और कभी पब्लिकली इतना स्ट्रॉन्ग नहीं आया था। मतलब मीडिया पे इतनी ज़्यादा उसकी हाइप नहीं थी। इस केस के बाद जो इतनी तेज़ी से मतलब ये हाई प्रोफाइल केस बन गया, वरना इस तरह के मारना मराना DHA पार्टीज़ में तो आम सी बात थी। असल में बात ये है कि अरमागान केस जो है, मैं एक चीज़ मैंने कभी डिस्कस नहीं की और जो है वो बहुत सारे लोगों ने डिस्कस की है कि उनको जो है वो धमकियां आई इस केस में काम करने के बाद, ये वो। तो मुझे भी फ़ोन आया था एक इंटरनेशनल नंबर से और मैंने कभी डिस्कस भी नहीं किया, क्योंकि ऐसे में छोटी मोटी धमकियों वालों को तो खुद झेलता रहता हूँ आराम से। ना मैंने किसी को बोला, ना किसी को कहना ज़रूरी समझा कि जो है वो धमकी आमेज़ कॉल मुझे इंटरनेशनल नंबर से मिला, क्योंकि जिसको धमकी देनी है मैंने उसको खुद गालम गलोच करके ये बात कही कि भाई एक काम कर, तेरे को इतना शौक़ है धमकी देने का तो तू ओरिजिनल नंबर से आ, अपने ओरिजिनल नंबर से आ, पाकिस्तानी, फिर मैं बताता हूँ। तो उससे क्या चाहते हैं, वो ये चाहते हैं कि डर जाएगा कोई, ये हो जाएगा। हमने और मज़ीद काम किया उसमें तेज़। तो देखिए ये वजूहात ये हैं इन सारी चीज़ों की कि आप पूरे DHA और डिफेंस और क्लिफ्टन साउथ के इलाकों में मोस्टली आप चले जाएँ, मंशियात आपको आम मिलेगी, लड़के लड़कियां सब मिलके करते हैं, पार्टीज़ आपको आम मिलेंगी। अक्सर पार्टीज़ के बाहर तो आपको पुलिस मोबाइल भी तैनात मिलेगी, ठीक है। और उससे ज़्यादा अगर आपको कहना चाहूँ तो कि हमारे अपने बैरोक्रेट्स जो SSP DIG हैं कुछ, मैं उनको जानता हूँ कि वो उन पार्टीज़ में बैठे हुए, उनके बच्चे होते हैं, बच्चे नहीं, वो खुद बैठे हुए मिलेंगे, बच्चे नहीं बैठे हुए होते, वो खुद बैठे हुए मिलेंगे। तो ये तो आम सी बात है और इसका ना इनको कोई डर है ना कोई खौफ है, भाई पार्टी कर रहे हैं, ये कौन सी पार्टी हैं, ठीक है, जिसमें मंशियात जो बैंड है। मेरा शिकवा जो है ना वो किसी से नहीं है, मेरा शिकवा है एंटी नारकोटिक्स फोर्स से, ANF, जो कि आर्मी के मातहत आती है, कि अगर ऐसी पार्टीज़ हो रही हैं डिफेंस में और ये सब हो रहा है तो आप क्या कर रहे हैं? आपका काम है कि आप उस पर रेड करें ऐसी पार्टीज़ पे, सही है। शहर में आ रहा है, आपको पता है ये बड़ों की औलादें जो हैं वो इस्तेमाल कर रही हैं, तो उनको पकड़ें, बंद करें ताकि ऐसे वाक़ियात ना हो। देखिए जो अरमागान नशा तो आम है ना, वो तो कराची अरमागान केस जो है वो क्या है, वो नशे के अंदर मारा गया है ना एक बच्चे को, ठीक है। जेलिसी भी थी, नशे के अंदर मार दिया। और नशा एक वाहिद ऐसी चीज़ है जो आपको अब करते हुए लोग नजर आएंगे रोडों पे, जो दंदनाते हुए फिरते हैं वो आधे से ज़्यादा नशे में होते हैं कि हम इसको मार देंगे, हम उसको मार देंगे, हमारे पास पैसा है हम बच जाएंगे। तो ये एक उनकी सोच है कि हमारे पास पैसा है हम बच जाएंगे, आपको भी मार सकते हैं, मुझे भी मार सकते हैं, कल को किसी को भी मार सकते हैं, खुदा न खास्ता। तो इस रविश को जो चेंज करने का तरीका है वो ये है कि कानून नाफिज करने वाले इदारों का खौफ बैठना चाहिए, जो कि है नहीं। और मुझे लगता है कि अगले 50 साल भी नहीं होगा अगर यही हालात चलते रहे, ऐसे वाक़यात होते रहेंगे। आज रमकान चल रहा है, मुस्तफ़ा आमिर मर्डर केस चल रहा है, कल कोई और चल रहा होगा। पिछले ज़माने में हम शाहरुख जतोई केस में थे, उसके बाद हम किसी और पे थे, आज किसी और पे हैं, कल किसी और पे होंगे। 4 महीने बाद ये केस लोग नज़रों से भूल जाते हैं। सर असल में बात ये है कि भूलते नहीं है लोग, मसला ये है कि लोग मायूस हो जाते उसके रिज़ल्ट्स देख के। अभी आप पूरी जान लगा के, शाहरुख जतोई का केस था, उस पर लोगों ने जान लगाई, सब कुछ हुआ, चलें ठीक है, उसने अपनी सज़ा काटी, लेकिन वो सज़ा नहीं काटी जो उसको मिली थी, हम सबको पता है, ठीक है, जो उसने काटी है। अभी ये जेल चले गए हैं,
जेल वालों का भला कर रहे होंगे ये, तो उसमें ये भी कोई ख़ास सज़ा नहीं काटेंगे, ठीक है, अगर इनको सज़ा मिल जाएगी। और इसमें क्या चीज़ है, पहली चीज़ ये है कि ये जेल में तो अभी हैं कत्ल केस के चक्कर में, अगर पार्टीज़ कॉम्प्रोमाइज़ कर लें तो हम और आप क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते। ना एहसन का कोई लेना देना, ना फहद का कोई लेना देना, सब बोलेंगे बेटा बस छोड़ दो और हो गया। लेकिन इसमें स्टेट इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि वहाँ जो केस था उसमें पुलिस वालों के ऊपर भी मेरे ख्याल से फायरिंग वगैरह हुई है। पुलिस वाले क्या है, जब मेन पार्टीज ही कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगी तो पुलिस भी आपको पता है कुछ ना कुछ कर ही लेगी उसके अंदर। हाँ, उनको भी थोड़ा बहुत उनको भी मिले। तो अच्छा फहद भाई, इसमें एक्चुअल आपने केस स्टडी करी है, इसको बिल्कुल करीब से देखा है, आपको कहाँ पे फ्लॉज लग रहे हैं? मुस्तफ़ा आमिर वाकई विक्टिम था या नहीं था? क्योंकि ऐसा देखें, मेरा एक क्वेश्चन ये है कि अभी आप भी माशाल्लाह से एक गाड़ी में आए जो मेरी फेवरेट कार मार्क एक्स मतलब कह रहे हैं कि एनसीपी गाड़ी थी जो मुस्तफ़ा आमिर लेकर गया था। उसके घर में एनसीपी गाड़ी रखना मतलब मुस्तफ़ा आमिर स्टिल कोई मतलब आम बंदा नहीं था, वो भी एक प्रिविलेज्ड फैमिली से बिलोंग करता था। और सेकंड बात ये है कि अगर वो बच्चा, मेरे ख्याल से वो अंडर एज भी था, शायद 23 एज थी, तो वो बच्चा अगर गाड़ी लेके जा रहा है तो पिस्टल भी है उसकी गाड़ी के अंदर, सारी चीज़ें हैं, तो वो मतलब मुस्तफ़ा आमिर की भी कुछ ना कुछ होंगी ना चीज़ें। देखो असल में यार जाने वाला तो चला गया, उसके बारे में कुछ बुरा तो कह नहीं सकते, बुरा तो बिल्कुल नहीं, चला गया वो दुनिया से। लेकिन ये है कि माँ बाप को अपनी औलाद पे ना नज़र रखनी चाहिए। ये मेरा पॉइंट था, क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा कि वो, क्योंकि वो था तो बच्चा ही, 23 साल एक उम्र बच्चे की है, ठीक है, यूनिवर्सिटी का बच्चा था। और दूसरी चीज़ ये है कि मार्क एक्स गाड़ी थी, उसके वालिद साहब कहते हैं कि मार्क एक्स गाड़ी जो है वो कस्टम प्लेट थी, लेकिन नंबर प्लेट वो नहीं लगाता था डिफेंस में घूमने के लिए, शौकिया, ठीक है, आजकल चलो ठीक है, वो नहीं लगाता था। अब बात ये है, जहाँ तक उसकी वालदा ने अली हसन एसएसपी की बात की, तो अली हसन को मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। अली हसन ACLC में इरफान बहादुर साहब के पास जो थे वो इंस्पेक्टर थे, तो बाद में वो प्रमोट होके बने थे। उनके वालिद साहब शहीद हैं, शहीद DSP के बेटे हैं वो। तो उनके बारे में कहा कि अली हसन SSP ने हमारी नहीं सुनी, तो अली हसन कहाँ से उसको ढूंढता कि जब उसकी गाड़ी पे नंबर प्लेट नहीं थी और मोबाइल उसके पास नॉन PTA था, ठीक है, और पहले भी वो एक केस में इन्वॉल्व रहा ड्रग रिलेटेड, तो उसने बोला कि भाई कोई एजेंसी ले गई होगी, अब पहले भी पुलिस ले जा चुकी है एक दफ़ा। तो उसके जहन में भी वही बात आई जो आम सोचो फैम वाले आदमी के उसमें आती है यार, कि क्या होगा, कोई ले गया होगा उठा के, भाई ऐसे नहीं सोचा होगा कि कत्ल कर देगा कोई कत्ल कर देगा। तो और बात ये है कि जहाँ तक अरमागान की बात है और देखिए डिफेंस की बात है, डिफेंस में अपनी एक उनके रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, उसमें आप किसी के घर में इस तरह घुस नहीं सकते, उसके लिए परमिशंस चाहिए होती हैं, फिर जाके पुलिस रेड करती है, किसी के घर में घुसती है, ठीक है। और इसमें पुलिस के ख़िलाफ़ पटिशन्स हो जाती हैं। अब आप देखें ना कि पुलिस वो इतना जो है वो आगे निकल चुका था कि उसने पुलिस वालों पे फायरिंग की, उसको पुलिस वालों को भी डर नहीं था कि मैं इन पे फायरिंग कर रहा हूँ, सही है। और अगर रिटर्न फायर में मार देती पुलिस उसको, तो आज वो हीरो बना हुआ होता इस कौम का, कि पुलिस ने एक नौजवान को मार दिया बेगुनाह, सही है, सॉफ्टवेयर हाउस में घुस के एक नौजवान बेगुनाह को मार दिया, सही है। ये एजेंडा चल रहा होता, हालांकि डिजर्व तो वो यही करता था। मैं आपको बताऊँ कि क्रॉस फायर में मारा जाता, ये मैं आपको बता दूं। हाँ, मेरी नज़र में मेरे जैसा पुलिस कोई अफसर होता तो मार देता उसको वहीं पे, क्योंकि वजह ये है कि जब पुलिस को पूरी स्टोरी खुल चुकी थी, लेकिन पुलिस को पकड़ना भी तो था ना, उससे कन्फेशन चाहिए था कि क्या किया इसने उसके साथ। तो मेरी इत्तलात के मुताबिक जो मैं आपको इत्तलात बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि उसकी लाश किस हाल में मिली, किस तरह मिली, लेकिन मुझे तो ये अपडेट कहीं से आई है कि उसको शेरों को खिलाया गया। अब वो किसको खिलाया गया है शेरों को ये नहीं पता, इसको खिलाया गया है, किसी और को खिलाया गया है, और जो बॉडी मिली है वो किसी और की है। मैं इस पर बिल्कुल नहीं, मुझे मेरे पास आंसर नहीं है, क्योंकि आजकल उसका बाप भी बड़ा उछल उछल के बोल रहा है अरमागान का कि ये लाश मुस्तफ़ा की नहीं है, ये लाश मुस्तफ़ा की नहीं है, तो इसका मतलब उसको भी कुछ पता है। उनके वालिद साहब मुझे कभी समझ नहीं है, थोड़े से माशाल्लाह कैरेक्टर है वो, मेरे कैरेक्टर है, उनको एक कैरेक्टर, उनके व्यूज़ बड़े अच्छे आते हैं, उनको फिल्मों में लिया जाए तो हिट होगी। लेकिन बात ये है कि मुझे जो लगता है, मैं आपको बता रहा हूँ कि एंड ऑफ द डे कुछ और स्टोरी भी आएगी, कुछ और भी ब्रेक। अच्छा, अभी कुछ और भी ब्रेकिंग आ सकती है। आपने देखा होगा कि कुछ एक्टर्स के बेटे भी इन्वॉल्व्ड हैं, तो आपको क्या लगता है इसकी चेन बहुत बड़ी है या फिर अभी सिर्फ एक सिरा पकड़ा है? ड्रग माफिया हमेशा से चेन बहुत बड़ी होती है, पैसा ज़्यादा है ना। देखो मेरा एक डिस्कशन हो रहा था, हमारे एक दोस्त हैं बड़े अच्छे SSP रह के गए हैं सिंध में, KPK में होते हैं वो, तो उनसे मेरा जब डिस्कशन हुआ तो उन्होंने कहा फाज जो भी आइस का कंज्यूमर होगा वो आइस का सेलर लाजमी होगा, एक्सपीरियंस। और आइस का सेलर आइस का कंज्यूमर ज़रूर होगा, लेकिन कंज्यूमर भी सेलर लाजमी होगा, क्योंकि वो
अपने लिए खरीदता है, फिर उसको मजे लग जाते हैं उसके नशे के, फिर वो कहता है कि यार दूसरों को भी लत लगाओ ताकि मैं अपना तो निकालूं फ्री में, इनसे इनको दिलवाऊंगा, अपना फ्री में निकालूंगा। तो वो महंगी चीज़ है इसलिए। तो वो आइस का जो कंज्यूमर होगा वो सेलर लाजमी है, और ये चेन जो है वो बहुत आगे तक जाएगी। अच्छा, मतलब आपको लगता है कि अभी ये रुका नहीं है, केस ये आगे तक चलता रहेगा? ये तो 2 लोग पकड़े गए हैं, अभी तो 200-300 लोग पकड़े जाएंगे तब जाके मैं कोई मानूंगा कि कुछ पे काफी नामवर लोगों के भी नाम आए। अच्छा, जो बड़े एक्टर के जो बेटे हैं उनको जो गिरफ्तार किया था, उनके पास से मेरे ख्याल से 500-600 ग्राम निकली थी। नहीं, ज़्यादा निकली थी यार। इसका तो मुझे इल्म नहीं है कि उसके पास से कितने ग्राम उन्होंने पकड़ी है, लेकिन ये है कि देखो डिफेंस में जितनी पार्टीज होती हैं इतनी तो 1 घंटे में यूज़ कर लेते हैं वो, समझ रहे हो, एक जगह की। तो आप अंदाज़ा करो कि कितनी इस शहर में मौजूद होगी और कितनी बिक्री होगी, ठीक है, और कितनी लोग पी रहे होंगे और उससे उनका दिमाग ऐसे घूम रहा होगा, और कितने उनसे आगे जाके कितने ख़ानदान तबाह हो रहे हैं, कितने कत्ल उनके हाथ से हो। इसको लीगल नहीं कर दे, जैसे दूसरे मुल्कों में लीगल है, तो इससे ये कि टैक्स मिल जाएगा थोड़ा सा, मतलब महंगी भी बिकेगी। यार इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, हो तो नहीं सकता लीगल, लेकिन मेरे अंदाज से ये है कि जो इसको पकड़ नहीं पा रहे या जो इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे उनको नौकरी करने का कोई हक नहीं है। देखिए, एक तरह से आप लीगलाइजेशन की अगर बात करें तो हमारे मुल्क में जो शराब के अड्डे हैं वो भी मेरे ख्याल से लीगलाइज्ड हैं, लेकिन नॉन मुस्लिम्स के लिए उसका लाइसेंस है। ज़्यादातर मुस्लिम्स ही खड़े होकर वहाँ पे पी रहे हो। तो देखो वही बात है ना कि हर किसी का अपना ईमान है, एक तो पहली बात, ऊपर से दूसरी चीज़ ये है कि कानून नाफिज करने वाले इदारों का रोल 0 है। लेकिन इसमें चेक एंड बैलेंस नहीं बढ़ जाता आपका, कि आपको पता होता है कि भाई ये जगह पे और ये बंदों के नाम पे लाइसेंस है। देखो अगर ये लीगलाइज कर दी जाए ना, तो ये अभी 10% हंगामा हो रहा है इस शहर में, सही है, इस मुल्क में जो ये पी के मार रहे हैं एक दूसरे को, ये 100% हो जाएगा, सही है। हर कोई एक दूसरे को लत लगा रहा होगा, तो लीगल है, जायज़ है। देखो लीगल को जायज़ का करार दे दिया जाए, इस्लामी टच दे देंगे ना, समझ रहे हो, हलाल कर देंगे। तो वो बोलेंगे जायज़ है, देखो मुल्क में मिल रही है खुलेआम टॉफ़ियों की तरह, तो लोग लेना भी शुरू कर देंगे। जो नहीं भी ले रहे, जो डरते हैं लेते हुए, वो भी लेना शुरू कर देंगे, सही है, फिर उनको भी लत लग जाएगी। तो वही तरबियत आ जाती है, तरबियत का फुकदान है और कुछ भी नहीं है। अभी क्या लगता है कि अभी जिस तरह की चीज़ें चल रही हैं इस केस के लेके, कि अभी और इस तरह के केसेस पे पुलिस अब एक्टिव होगी, पार्टीज जो है रुकेंगी या मज़ीद बढ़ेंगी, कि ये छुप जाएगा तो दोबारा वही? कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। आज जाके देख लो कहीं पे वही पार्टी शार्टी हो रही होगी। रमज़ान का भी कोई वो नहीं है, सही है, मोती भी मिलेगी तुम्हें। वजह ये है कि इससे उनको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। क्या फ़र्क पड़ेगा? फ़र्क तो तब पड़ता है भाई जब रोड पे निकाल के मारो इनको नंगा करके, समझ रहे हो, और लोगों को दिखाओ इनकी वीडियोस के ये काम करते हैं इसलिए इनको पकड़ के मारा गया। तो कौन करेगा? कोई भी नहीं करेगा, सही है। फंडामेंटल राइट्स के नाम पे हमारे आइन ने हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें दे दी ना जिसको हम मिसयूज़ कर रहे हैं। तो अच्छा, जो मीडिया पे भी स्टोरी आ रही है, आपके हिसाब से आपने जो केस स्टडी करी है उसमें कुछ चीज़ें हैं जो मीडिया से छुपाई गई हैं या मीडिया पूरी तरह से नहीं दिखा रहा? देखो मुझे तो पहली चीज़ ये लगती है कि इसमें किसी और की लाश भी इन्वॉल्व है। फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ ये बात इसलिए क्योंकि मुझे जो रिलायबल सोर्सेज से मिली, या तो फिर वो ईदी साहब वाली बात सच है कि हाथ कटे हुए थे, सर कटा हुआ था जो मिली, या तो वो बात सच है, वो किसी को खिला दिए गए शेर वेर को, ठीक है, क्योंकि 1.5 महीने का टाइम था इसके पास। मारा 6 जनवरी को है मेरे ख्याल में, और 6 फरवरी को पकड़ा गया ना, ये 10 फरवरी 8 फरवरी को। तो जब 1 महीने का टाइम मिल जाएगा तो सबूत कहाँ बचेगा भाई? सबूत तो सड़ के दफन हो गया होगा, समझ रहे हो, खत्म हो गया होगा। तो सबूत मिलेगा नहीं। जब भी उसके अब्बा उछल के बोल लेंगे सबूत नहीं है मेरे बेटे के खिलाफ, सबूत नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्होंने कार्रवाई करवाई है अपने बेटे से, सबूत मिटवा दी है, समझ रहे हो। फिर वो स्कर्दू चले गए थे ट्रिप मनाने के लिए। अच्छा, स्कर्दू चले गए थे, कहते हैं वो डेट्स वगैरह के लिए, कत्ल करके स्कर्दू चले गए थे, वहाँ पे रहे, सही है, चिल करने के लिए। तो वहाँ वो क्या लेके गए, और वो शेर कहाँ हैं जो घर में थे, या हैं तो कहाँ हैं, क्या सारी चीज़ें। तो मैंने जहाँ तक अंदाज़ा लगाया वो यही है कि शायद या तो उसके बॉडी पार्ट्स शेर वेर को खिला दिए आधे, और आधे जला दिए, या फिर पूरा ही शेर को खिला दिया और जलाया किसी और। वजह क्या थी? वजह यार लड़की का एक इन्वॉल्वमेंट आ रही है, और एक ऐसे बंदे का नाम भी आया था जो मैं ले नहीं सकता, लेकिन कहते हैं वो उनकी बेटी थी। नहीं, उनकी बेटी नहीं थी। समझ गया, जिनका नाम ये ले रहा है बार बार टीवी पे ले रहा था। नहीं, नाम तो मीडिया पे नहीं आया, लेकिन हाँ किसी लड़की का जिक्र हुआ। मैं ये म्यूट कर दूंगा। नहीं, उसी का मैं बता रहा हूँ। नहीं, बेटी नहीं थी, उसकी बेटी नहीं थी, कोई रिश्तेदार थी। अच्छा, अबे भाई इस तरह तो 100-1.5 करोड़ रिश्तेदार तुम्हें मिल जाएंगे, तुम नाम इसको म्यूट ना भी करो तो जो है वो चल जाएगा। मतलब इस तरह तो हर कोई किसी को जानता है यार, कोई किसी का रिश्तेदार होता है, कोई किसी के फुप्पे का लड़का होता है, कुछ होता है, फुप्पा शक्ल भी नहीं देखते, ऐसा होता है भाई, बहुत सही बात है। लेकिन आपको क्या लगता है वो ये जो लड़की का केस मिसिंग हुई है, अभी तक लड़की सामने नहीं आई ना? भाई देखो पुलिस जिस तरह करती है ना इन्वेस्टिगेशन, कोई भी अपने घर वाले ना भेजते नहीं है लड़कियों को इन्वेस्टिगेशन होने के लिए, सही है।
तो जब उन्होंने बोला होगा पुलिस का मैटर चल रहा, उन्होंने बोला बेटा जाओ तुम बाहर वापस जाओ, और क्या। अगर मैं भी उस जगह पे होता तो मैं भी यही करता। भाई मैं क्यों बिला वजह 2 की लड़ाई में नहाने चला जाऊँ? बिल्कुल, समझ रहे हो। लेकिन वजूहात यही बनी। वजूहात देखो यार कुछ भी बन सकती है, या तो वो जो सेल करता था, बाय एंड सेल का चक्कर है जो उसमें पैसों का मसला हो सकता है, उसमें कोई पैसों का मसला था, सही है, माल का मसला था, कुछ और मसला था, बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। उसमें ये भी था कि मेंटली डिस्टर्ब था वो थोड़ा सा, और उसको कोई इमोजी भेजे थे जिसकी वजह से उसको छिले वगैरह इस तरह का कुछ था। तो देखो असल में बात ये है कि मेरा सवाल, ये बात आप लाजमी चलाना है इसमें, मेरा सवाल ये है कि इतने अरसे से वो बैठा हुआ स्कैम कर रहा था, सही है, इतना पैसा उसने बना लिया। देखो हमेशा क्राइम तब होता है जब बेऔकाती के हाथ में पैसे आ जाए, सही है। क्या बात है, उसकी औकात नहीं थी, उसकी औकात थी नहीं इतने पैसे कमाने की, और उसके हाथ में पैसे आ गए, ठीक है, तो वो तो फ़िरौन बनेगा ना भाई, सही है। फ़िरौन भी क्या था, फ़िरौन की भी औकात नहीं थी, सही है, और औकात नहीं थी तो इसीलिए वो फ़िरौन बन गया था। तो जो फ़िरौन बन जाते हैं लोग वो इसी तरह बनते हैं कि जब वो ऐसा कमा रहे होते हैं बोलते हैं हम तो सबको खरीद लेंगे, फिर आप इतने इसमें से 1% पैसा निकालो, इलाके का SHO आपके घर पे खड़ा हुआ है आके, सही है, हाय हेलो कर रहा है आपसे, तो आप तो बदमाश बनेंगे ना। ये भी सुनने को आ रहा था ना कि मुल्क का कर्जा भी उतार देगा ये तो खैर बहुत बढ़िया। असल में यार बात ये है कि इन लोगों को ना सजाएं, देखो करार वाकई सजा अगर पहले किसी को हुई भी होती, फिर आप देखो करके दिखाओ, सही है। ज़िया के दौर में पढ़ते थे ना, कोड़े पढ़ते थे लोग, कैसे सीधे चलते थे लोग, कोड़े पढ़ते थे, ये वही डिजर्व करती है को हालांकि ज़िया की वजह से हमारी, मैं मानता हूँ भाई 100 गलतियाँ होंगी, कोई एक काम तो सही किया होगा, वो ये था, कोड़े मारो उनको निकाल के, सही है। सड़कों पे कोड़े पड़ेंगे ना, सही हो जाएंगे। ये डेमोक्रेसी के काबिल नहीं है, डिक्टेटरशिप ही चाहिए, डिक्टेटरशिप के काबिल है। आपकी नंबर प्लेट वाली बात से ना मैं एक कनेक्शन जोड़ता हूँ, शायद आपको याद आ जाए। पिछले दिनों हैदराबाद में नंबर प्लेट के ऊपर, क्योंकि आप पेशे से लॉयर भी हैं, तो लॉयर वर्सेस पुलिस चल रहा था और बड़ा लंबा चल रहा है और अभी तक चल ही रहा है, टुक 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 टुक। तो उसके बारे में आप थोड़ा सा बताएं कि वो मैटर अभी क्या चल रहा है। देखो असल में मैटर ये है कि वहाँ पे कहा ये जाता है कि किसी लॉयर को कोई प्रोटोकॉल गुजर रहा था, उसको रोक के किसी लॉयर को ना, उसको पुलिस वालों ने कोई तशद्दुद वगैरह किया उस पर, और उसने जाके अपने बार में कंप्लेन की कि मेरे साथ ये हुआ है। तो उस पर पुलिस और लॉयर्स के दरमियान में जो है वो फड्डा मच गया, ठीक है। तो जो SSP थे वहाँ के फ़ारूक अली लंजार साहब, उनको वो अब DIG हो गए, प्रमोट हो गए, तो उनको वकीलों ने कहा कि हटाया जाए यहाँ से, क्योंकि वकील को उन्होंने थप्पड़ कैसे मारे ना, मतलब इस तरह पुलिस ने। अच्छा, एक ही बात तो ये बात थी। तो वो नंबर देखो, इशू बनाने के लिए तो कुछ भी है, तो मैं बताऊँ अगर इशू बनाना होगा तो कल को मेरे खिलाफ भी कोई इशू बना के, कोई वीडियो बना के या डाल देगा ये इसने इसलिए किया कि ये वजह थी, हालांकि वजह कुछ और होती है पीछे। तो हम लोग तो क्योंकि मीडिया को देखते हैं, अखबारों को देखते हैं, इसलिए हमारे तक जो रिपोर्ट पहुंचती है वो पहुंचती है। असल रिपोर्ट होती है जो डायरेक्ट बंदे से आपको मिलती है, डायरेक्ट आपको ऑन ग्राउंड पता चलती है वहाँ से जाके। हमारे यही तो मसला है, ये जहन साजी जो हो रही है सोशल मीडिया पे, उल्टी सीधी न्यूज़ें देख के जहन साजी जो हमारी हो जाती है उस तरह हो जाती है। ऑन ग्राउंड कुछ और हुआ हुआ होता है। मतलब है कुछ और दिखा कुछ रहे, ऑन ग्राउंड कुछ और हुआ हुआ होता है। अब अक्सर मेरे पास एक बच्ची आई, मैं बताता हूँ कि उसकी उम्र कोई 13-14 साल थी। उसने बोला मेरी माँ लापता हो गई और मैं थाने जा रही हूँ, नेपियर थाने जा रही हूँ, और बार बार जो है ना कुछ हो नहीं था। 13-14 साल उसकी उम्र थी। अब वो हमने पता कराया, उसकी वालदा को पुलिस ने ढूंढ के, उसको हमने SSP साहब से बोला, उसकी वालदा को ढूंढ के उसे दे दिया गया। तो उसकी वालदा ने बोला भाई नशा करके मुझे मारती है, मैं तो घर से खुद गई थी अपने भाई के घर रहने के लिए, मैं कोई लापता थोड़ी हुई हूँ। बताओ 14 साल की बच्ची। मैंने उससे बोला है बेटा आप ये करते थे? नहीं, वो मैंने पहले नशे करती थी, अब छोड़ दिया। इतनी मेहनत कराई। बताओ, ये होता है भाई, ऑन ग्राउंड आपको पता चलता है जाके कि क्या वाक़यात हो रहे हैं। अच्छा, हैदराबाद में ही है बेसिकली, एक बड़े आला अफसर को हटाया गया, उसकी क्या स्टोरी है? कौन से हैदराबाद के? जो DIG प्रिजन को हटाया गया? जी, अभी जो रिसेंटली कुछ हुआ है इस तरह का। DIG प्रिजन को देखे हैदराबाद के हटाया ये गया कि मुनव्वर शाह साहब को वो इसलिए हटाया गया कि मसला सारा ये हुआ कि एक कैदी थे वहाँ, सलामत अली खोसो, ठीक है। उनको जो है वो उन्होंने कहा कि वो बदतमीज़ी वगैरह करते हैं जेल में। तो SSP ने DIG साहब को कहा कि इसको यहाँ से मीरपुर खास शिफ्ट किया जाए। तो SSP ने उनसे रिक्वेस्ट की, उन्होंने DIG थे, उन्होंने ऑर्डर पास कर दिया कि इसको ले जाके मीरपुर खास जेल लेके जाओ। मीरपुर खास जेल का जो SSP था उसने कोई इंटेलिजेंस रिपोर्ट निकाली और ये बोला कि इसको यहाँ पे मार दिया जाएगा। और मैंने जो है ना, हालांकि वो कोई मेरे ख्याल में जो मीरपुर खास जेल का SSP है वो ख़ास कोई शौहरत का हामिल नहीं है,
मैं उसका नाम भी नहीं लूँगा मशहूर करने के लिए, लेकिन वो कोई ख़ास उसका हामिल नहीं है। तो उसने जो है वो एक तरीके से एक गेम किया कि उसने बोला कि मैं तो इसको नहीं रखता अपनी जेल में, और मैंने तो बहुत बड़ा रैकेट रिकवर कर लिया है कि भाई ये इसको मार देंगे अंदर जेल के। और फिर वो आईजी साहब से उसने मिलके इनको डीआईजी के ओहदे से हटा दिया। ये तो होता रहता है भाई, प्रोफेशनल जेलेसी में सब कुछ चलता है ये सब अच्छा चलता है। फाद भाई, लॉयर्स और पुलिस वालों की बनती क्यों नहीं है? ये यार असल में दो तलवारें एक मैदान में रह नहीं सकती ना। बात ये है कि मैं ये नहीं कह रहा कि सारे पुलिस वाले ख़राब हैं, ना मैं ये कह रहा हूँ कि सारे लॉयर्स कोई गलत काम करते हैं, लेकिन मसला सारा यहाँ पे होता है कि जब ये अपने पुलिस वाले हैं ये अपनी पावर का मिसयूज़ करते हैं तो लॉयर्स उनको रोकते हैं, और जब लॉयर्स मिसयूज़ करते हैं तो पुलिस उनको कहीं ना कहीं रोकने के लिए आती है। तो इसमें क्लैश बनता है कहीं ना कहीं। तो किसी ना किसी एक जगह से जो है मिसयूज़ ज़रूर हुआ होता है। और ये मतलब फिल्मों में भी दिखाया जाता है ये। असल में देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, किसी भी केस में इंसाफ लेना वो उस मंजिल पे जाके पूरा होता है। इंसाफ लेना, इंसाफ तब मिलता है इंसान को जब सारे ईमानदारी से काम करें, और ऐसा होता नहीं है। कहीं पुलिस बदनीयत होगी, कहीं वकील बदनीयत होगा, कहीं प्रोसिक्यूटर बदनीयत होगा, कहीं गवाह बदनीयत होगा, कहीं पार्टी खुद बदनीयत होगी। तो ये सब अगर एक जगह पे मिल जाए तो मेरे ख्याल में मुश्किल नहीं है कन्विक्शन रेट बढ़ाना, हमें कन्विक्शन हो सकती है। अच्छा फाद भाई, एक बड़ा सीरियस मैटर है जो कि बहुत टाइम से चलता हुआ आ रहा है, और हम लोग फ़लस्तीन के लिए आवाज़ तो ऐसे उठाते हैं जैसे कि मतलब उठानी भी चाहिए, लेकिन हमारे मुल्क में जो हो रहा है हम उसके लिए आवाज़ नहीं उठा रहे। मैं बलूचिस्तान की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा कंसर्न, हम ये नहीं कह रहा कि फ़लस्तीन ऑब्वियसली जो गाज़ा में हो रहा है, जिस तरह इसराइल स्ट्राइक कर रहा है और मुसलमानों को मार रहा है, हमारे मुल्क में भी वही हो रहा है अगर टेक्निकली देखा जाए। पिछले दिनों जो हुआ वो मतलब, और ये पिछले दिनों की बात नहीं है, अगर हम पीछे से चले जाएं, हमेशा से बलूचिस्तान को नेगलेक्ट किया गया, और फिर बीच में बातें आती हैं कि BLA को फंड किया जा रहा है, रॉ जो ये होंगी सारी चीज़ें। अभी पिछले दिनों आपने देखा कि एक हाईजैक कर ली ट्रेन, सही है, उसके ऊपर जो 1992 याद आ जाता है, जिस तरह कराची में महाजरों के साथ किया गया जुल्म। देखिए असल में होता ये है कि जो बलूचिस्तान की डायनामिक्स है ना, वो कराची से बहुत अलग है। बलूचिस्तान के लोगों का रहने का सोचना, सही है, उनका रहन सहन, और थोड़े से अग्रेसिव नेचर के भी होते हैं। जो बलूचिस्तान में पले बड़े होते हैं, एग्रेशन के अंदर पैदाइशी होता है, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि अब उनको ब्रेन वॉश करके कोई इस्तेमाल करे अपने मकासद के लिए, तो उससे क्या होता है कि आपका रियासत से झगड़ा बढ़ता है, ठीक है। नवाब अकबर बुगटी मौजूद थे, बलूचिस्तान कंट्रोल में था, एक बंदा मौजूद था जो आर्मी से नेगोशिएट करता था, और सब कुछ ओके चल रहा था, सही है, सब कुछ सही चल रहा, उनको मार दिया गया, ठीक है। फिर शुरू हुआ जंग, ठीक है, क्योंकि कोई वारिस नहीं रहा वहाँ का, किसी के हाथ में कंट्रोल नहीं रहा, वो कंट्रोल उनके पोते के हाथ में चला गया, बरामदाग बुख्ती के, जो कि खुद जिनीवा में बैठे। अब मसला ये है कि ये मसला दोनों तरफ से ये देख के चलाया जाता है कि ये हथियार से हल हो जाएगा। हथियार से बलूचिस्तान का मसला कभी हल नहीं होगा। उससे फ़ायदा किसी और को हो रहा है, उससे फ़ायदा किसी और को हो रहा है। आप अपनी ज़मीन पे लड़ते रहोगे, सब कुछ होता रहेगा। आप फ्री बलूचिस्तान की जो है वो बसें खड़ी करा दो जिनीवा में ICJ के बाहर, या फिर कुछ भी करो, लेकिन मेरा मानना ये है कि कोई भी मसले का हल दोनों बंदे झुके हाथ मिलाएं तो ही ख़त्म हो सकता है, वरना ये आपको मैं बताऊँ ये चलता रहेगा ऐसे ही, और ऐसे ही लोग मरते रहेंगे। और हो सकता है कि दोनों तरफ से ऐसे एलिमेंट्स मौजूद हों जो कि नहीं चाहते हूँ। बलूचिस्तान की पॉलिटिक्स की मैं बात कर रहा हूँ और ट्राइबल एरियाज़ की बात कर रहा हूँ, जो नहीं चाहते हूँ ये मसला कभी हल हो। अच्छा, टेरर कैंप जो है वहाँ पे, जैसे BLA को एज अ टेररिस्ट कहा जाता है कि वो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये जो वहाँ पे लोग हैं ये बाकी फंडेड रॉ से है या इन्वॉल्वमेंट है? रॉ का किरदार बलूचिस्तान में बहुत ज़्यादा है। इंडिया का किरदार इसलिए क्योंकि इंडिया कभी भी नहीं चाहता कि पाकिस्तान के हालात अच्छे हों, स्टेबल। अगर बलूचिस्तान स्टेबल हो जाएगा तो इंडिया का एक बहुत बड़ा कंट्रोल टूट जाएगा। इंडिया का कंट्रोल है मौजूद वहाँ पे, सही। और अगर हम देखें तो 30 to 35% एरिया बलूचिस्तान का जो है वो सिर्फ पुलिस के अंडर आता है, बाकी सारा तो लेवीज़ के अंडर आता है। पुलिस भी वहाँ पे कुछ नहीं कर सकती, ठीक है। अच्छा, फिर उसके अलावा वहाँ पे आप देखा करें कि आए दिन कोई SSP खुदकुशी कर लेता है। 2 SSPs वहाँ पे खुदकुशी कर चुके हैं जाफराबाद के, अच्छा, ठीक है। तो इस तरह के मामलात जब जो एक सख्त स्टेट होता है ना, हार्ड स्टेट के उसमें आ जाए, तो उसमें ये चीज़ होती है कि आपको बड़े दिमाग से चलना पड़ता है टेक्निकली।
तो ये मसला कभी भी हथियारों पे हल नहीं होगा। आप जितनी गोलियां मारनी है आप चला लें, उनको चलानी है आप वो चला लें, ये कभी भी हल नहीं होगा। ये हल होगा बातचीत से। इसमें आप ये करें कि आप भी झुक जाएं और वो भी झुक जाएं और दोनों बैठें और दोनों झुकने के लिए कोई बीच का रास्ता निकाले, तैयार नहीं है, कोई मीडिएशन, दोनों ही झुकने को तैयार नहीं है, तो फिर तो ये कभी भी हल नहीं होगा। पाकिस्तान बनने के बाद से आज तक गवर्नमेंट जो है वो बलूचिस्तान का मसला हल नहीं कर पा रही। तो देखिए डॉक्टर कैसर बंगाली एक बहुत अच्छे प्रोफेसर हैं, ज़ैबिस्ट में भी पढ़ाते थे। उनकी एक किताब है क्राई फॉर जस्टिस बलूचिस्तान, बड़ी अच्छी किताब उन्होंने लिखी। तो उसके अंदर, वो किताब मैंने पूरी पढ़ी है, तो उस किताब के अंदर ये लिखा हुआ है कि बलूचिस्तान का एक रकबा बहुत बड़ा है, सब रकबे के हिसाब से सबसे बड़ा सूबा हमारा बलूचिस्तान है, ठीक है। और उसके अंदर मादनियात हैं, मिनरल्स हैं, जो कि उधर से जाती हैं बाहर, लेकिन उनको फ़ायदा नहीं मिलता वहाँ के लोगों को। गैस नीचे से गुजर रही है, वहाँ गैस नहीं आ रही। और इवन कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जिस पर पाकिस्तान काम कर ही नहीं रहा, हालांकि हमारे पास और देखिए असल में काम कौन करता है वहाँ पे? पॉलिटिकल लोग। वहाँ जो पॉलिटिकल इनके ही बनाए हुए लोग हैं, ये जो हैं, जो वोट से आए या जैसे भी आए, तो वो लोग वहाँ पे बैठे अयाशियाँ कर रहे हैं। उनके घर में तो नई लैंड क्रूजर खड़ी हुई है, उनके इलाके में बाहर रोटी खाने के किसी के पैसे नहीं, गाड़ियाँ वहाँ पे चल रही होती हैं। मैं आपको यही बता रहा हूँ, मतलब कि लोग अंदर थोड़ी है कि भाई तुम्हारे घर के बाहर जो है वो 2 रोटी खाने के किसी के पैसे नहीं है, 15-15 हज़ार में लोग नौकरियाँ कर रहे हैं और तुम जो है वो सोने की कान लेके बैठे हो घर के अंदर। तो इसका मतलब ये है कि वहाँ शऊर मैटर करती है। शऊर के साथ अगर उनका जो है वो ताल्लुक़ रहे लोगों का, तो वो समझ जाएंगे। तो BLA के केस में गवर्नमेंट के ऊपर क्यों मतलब लोग जो हैं पॉइंट आउट कर रहे हैं कि इसमें फ़ौज इन्वॉल्व है और ये मामला चल रहे हैं कि फ़ौज गलत कर रही है, ज़्यादती कर रही है, ये बड़ी बातें सुनने को आ रही है। यार देखो, जहाँ तक यार बलूचिस्तान का सवाल है ना, देखो सबसे आसान तरीका हमारे मुल्क में ये है और सबसे ज़्यादा आसान तरीके से मशहूर होने का तरीका भी यही है। ये मैं आपको शॉर्टकट बता देता हूँ और ये आपको आजकल मुल्क में हर जगह मिलेगा कि अपने गंद की सारी जिम्मेदारी फ़ौज पे डालो और अपने आप को ऐसे झाड़ो करके और निकल जाओ। सही है, झाड़ के फ़ौज पे डाल दो ये सारा कि भाई मैंने तो किया ही नहीं, फ़ौज ने किया। अब वहाँ ट्राइबल एरियाज़ में पॉलिटिकल लीडर्स के होने का मकसद क्या है? सही बात कि वो अपनी आवाम की नुमाइंदगी करें। आवाम की नुमाइंदगी करते नहीं हो, खुद तुम सोने की कान में सो रहे होते हो, ठीक है, और डाल देते हो कि वो BLA के हमले फ़ौज करवा रही है, ठीक है, या फ़ौज जो है वो कुछ कर नहीं रही, फ़ौज की वजह से हमले हो रहे हैं। मेरा कहना ये है कि अगर ये सब फ़ौज करवा रही है तो तुम किस लिए बैठे हो? इस्तीफे दे दो, क्यों बैठे हुए हो? चले जाओ, घर जाओ। अगर साफ हो और शफाफ आदमी हो तो चले जाओ, जेल जाओ। फौज का काम है के लिए जेल जाना कोई बुरी बात है क्या? अनस्टेबिलिटी को कंट्रोल करना ना, फौज का काम यही है। फौज का काम है सिक्योरिटी करना। एग्जैक्टली। आप रोज देख रहे हैं रोजाना 8-10 फौजी शहीद हो रहे हैं, ठीक है, कैप्टन, मेजर, ये सब शहीद हो रहे हैं, मेजर जनरल तक लोग शहीद हो रहे हैं, ठीक है। अब वो कोई पागल तो नहीं है ना कि वो शहीद हो रहे हैं, ठीक है, किसी ना किसी मौक़िफ़ के लिए, किसी ना किसी चीज़ के लिए, मोटिव के पीछे शहीद हो रहे हैं ना। वजह ये है कि हमारे मुल्क में ख़ास करके आजकल के दौर में आप फ़ौज के ख़िलाफ़ एक पोस्ट लगा दें फेसबुक पे, आपकी रेटिंग हवाई जहाज़ की तरह बढ़ जाएगी। और यही चीज़ आपको मशहूर होना है तो आप फ़ौज के ख़िलाफ़ उल्टी सीधी वीडियोस बना के डालें, आप मशहूर हो जाएंगे। क्योंकि वजह ये है कि लोगों ने इसको ज़्यादा व्यू करते हैं लोग, ठीक है। तो उनका मकसद ये होता है कि जो है वो, देखो जहाँ पे भी पूरी दुनिया में फ़ौज और आवाम के बीच में गैप आया तो वो टेररिस्ट ने फिल किया। ये रिसर्च बेस्ड बात है, जाके चेक कर लो किसी भी लिटरेचर को पढ़ के। तो हमारे यहाँ भी यही हो रहा है कि आवाम और फ़ौज के दरमियान अगर गैप आ गया और वो गैप इतना बढ़ गया कि अगर उसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन फिल करेगी, बलूचिस्तान में जो हो रहा है वो पूरे पाकिस्तान में होगा। क्योंकि हम लोग मतलब डेप्थ पे नहीं जाते, अब जाहिर सी बात है हम फ़ौज को गालियाँ दे के किसी और का ही साथ देंगे ना, फ़ौज को तो देंगे। आपको क्या लगता है ये जो गैप है ये इसकी वजह इमरान खान साहब है? नहीं, देखो इमरान खान साहब होंगे, अपने मौके पे होंगे, इमरान खान साहब होंगे, लेकिन देखो दोनों चीज़ें ना दोनों तरफ से होती हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही तरफ से सारी चीज़ें हों, कुछ हद तक। देखो वैसे तो एक बात मैं बताऊं, बात ये है कि फ़ौज काफ़ी बर्दाश्त के बाद एक्शन लेती है। हाँ बिल्कुल सही है, काफ़ी बर्दाश्त के बाद उन्होंने एक्शन लिया सोशल मीडिया अकाउंट्स के ख़िलाफ़ और इसके ख़िलाफ़ उसके ख़िलाफ़, वरना वो चाहे तो पहले दिन भी ले सकती है। और दूसरी बात फाद भाई, एक चीज़ ये भी मुझे अब थोड़ा बहुत मैं भी अगर आइडियलाइज़ करूँ ना तो हम एक टाइम पे फ़ौज को बहुत ज़्यादा ना पसंद करते थे, फिर एक एजेंडा बनने लगा। मतलब अगर आप सोचें आज से 10-15 साल पहले, ज़्यादा दूर नहीं जाते, या 5 साल पहले, 6 साल पहले, 10 साल पहले यार बहुत दूर चले गए। 2018 के इलेक्शन में फ़ौज उतरी थी तो लोगों ने जाके फूल दिए थे, फौजियों को खाने दिए थे, मिठाइयाँ दी थी, गले मिले थे। इंडिया के जो हमने जहाज़ गिरा दिया था, इंडिया का जहाज़ गिरा दिया था, आसिफ गफूर साहब ने जो है उस पर वो पूरी ब्रीफिंग दी थी। तो हम लोग किस तरह फ़ौज को सपोर्ट कर रहे थे। देखो असल में बात ये है कि एक चीज़ होती है ना, मुझे बिल्कुल ऐसा अंदाज़ा नहीं है कि फ़ौज जो है वो किस कमांड पे चलती है ज़्यादा,
लेकिन टॉप कमांड जो होती है उसी पे चलना चाहिए। सही है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ठीक है, आसिम मुनीर साहब। अब बात ये है कि अगर जो सोशल मीडिया है ना, देखो इसको आर्मी को भी अडेप्ट करना पड़ेगा, आर्मी को भी इसको सीरियस लेना पड़ेगा। सही है, ये मतलब सोशल मीडिया पे काम करना, ये सारी चीज़ें करना, उनको चाहिए कि वो इस पे फोकस करें। ठीक है, सीरीज़ बनाना, ये बनाना अच्छे लेवल की, जिसमें सच भी दिखाया जाए। Exactly, सही है, मेरी गलती है तो दिखाया जाए, मेरी गलती है, हमारी गलती से वो, आप इंडियन कोई भी सीरीज़ देखते हैं उसमें वो दिखाते हैं ना कि उनकी भी लीडर्स की गलती थी। ऐसा नहीं है वो सिर्फ पाकिस्तान पर डाल देते हैं। उनकी सबसे अच्छी बात ये होती है कि बड़ी न्यूट्रल होके वो पूरी दिखाते हैं कि हमारे वाले भी गलत थे। सही है, और आम कौन पिसे थे, आम पब्लिक पिसी थी दोनों तरफ से। तो देखिए ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, और दोनों ममालिक के ताल्लुकात बेहतर भी होने चाहिए। ये सारे फटे फसाद ख़त्म हो जाने चाहिए। टेररिज्म से जब पाकिस्तान पाक हो जाएगा तो कारोबारी मामला दोनों के चल सकते हैं और बहुत अच्छे चल सकते हैं। ऐसा ही है। सही है, यहाँ पे वहाँ के एक्टर्स आते हैं, वहाँ के एक्टर्स यहाँ जाते हैं तो लोग खुश होते हैं। सही है, अगर अभी आपने कुछ दिन पहले की बात देखी हो, विराट कोहली ने नसीम शाह का वो लेस बांध रहे थे जूते का, लोग कितना खुश होते हैं कि विराट कोहली जो है वो इस तरह। देखिए ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, हमें भी अच्छा लगता है। इंडिया का यहाँ आता तो हमारे स्टेडियम भरे होते हैं, और इंडिया अगर जीतता यहाँ आके भी तो हम बड़ा जश्न मनाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, वहाँ से ज़्यादा फैंस यहाँ पे। असल में बात ये है कि ये सारे मामला जो है ना टेररिज्म की वजह से रुके हुए, और टेररिज्म के मामला तभी रुकेगी जब दोनों तरफ से हाथ मिलाया जाएगा और बिल्कुल नो अग्रेशन पॉलिसी ले ली। मेरा आपसे सवाल है, क्या आपको लगता है कि फ़ौज इन सब में इन्वॉल्व होती है? जिस चीज़ की हमें आजकल मतलब हम सोशल मीडिया में सुनते हैं कि भाई फ़ौज ये करती है, फ़ौज मुल्क चला रही है, फ़ौज ये कर रही है। मुझे कहीं ना कहीं चले मैं मान भी लूँ जो लोग स्टेटस देते हैं, लेकिन मैं ये भी बोलता हूँ कि यार हर कोई तो नहीं खिलाफ़ हो सकता ना, यहाँ पे हर कोई खिलाफ हुआ। देखो हर कोई इसलिए खिलाफ है कि नॉलेज नहीं है ना। अभी हमने ग्राउंड की हमने क्या बात की कि हम वहाँ पहुँचेंगे उस ग्राउंड पे, उस जगह पे, तो हमें पता चलेगा कि असल वाक़या क्या था। अब हम देखते हैं वो जो हमें दिखाया जाता है, ठीक है, या हमें कोई स्टोरी सुना देता है आसपास से आके, हमने खुद नहीं देखा होता। सही है, किसी पे ऐप लगाना होता है तो हम क्या करते हैं, लोग ज़्यादातर यही करते हैं ना कि किसी ने सुनी सुनाई बात आगे बढ़ाना शुरू कर दी, हेयर से एविडेंस कहते हैं उसको। तो सबसे पहली चीज़ कि इन वाक़यात में फ़ौज का इन्वॉल्व होकर कोई फ़ायदा नहीं है, वैसे ही मुल्क चल रहा है। इन सारी चीज़ों में इन्वॉल्व होकर उनको और फौज उल्टा और गंदी हो रही है ना। मैं आपको यही बता रहा हूँ कि देखिए इन सारी चीज़ों में उनके चलने का कोई फ़ायदा नहीं है। वो अपना काम कर रहे हैं, सिक्योरिटी कर रहे हैं। 8-10 मैं आपको अभी भी बता चुका हूँ शहीद रोज़ाना हो रहे हैं फ़ौजी, तो वो किसी मकसद के तहत हो रहे हैं ना। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर किसी भी वाक़ये में फ़ौज मुलव्वस होती तो कभी तो कोई 1% एविडेंस निकल के आता, लेकिन कभी भी कोई 1% भी एविडेंस नहीं आया। हाँ कह सकते हैं, देखें हम मतलब वही वाली बात है, हम प्रैक्टिकल भाई ठीक है, हम बात कर रहे हैं। फौज कहती है ना BLA इन्वॉल्व थी, BLA कहती है फौजी, मतलब फॉर एग्जांपल कहीं पे कहती है कि फौजी ने कराएगा, भाई तुमको एविडेंस दिखा दो उसका। एक तो एविडेंस निकलेगा, 1000 में से एक निकलेगा, लाख में से एक निकलेगा। BLA का तो खुला है, बल्कि इंडिया खुद कहता है कि हम फंड कर रहे हैं। मैं यही बोल रहा हूँ ना आपको, 1% निकलेगा ना, कहीं तो निकलेगा। सही है। और दूसरी चीज़ ये है कि देखें, जहाँ तक सोशल मीडिया की बात है, वहाँ ये है कि अगर किसी को कंटेनर पे नमाज़ पढ़ते हुए कोई मार के गिरा देगा और उस जगह पे पुलिस फौज सब मौजूद होगी, तो जाहिर है फिर तो बुरा भला लोग कहेंगे। इन सारी चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। ये थोड़ा सा इन सारी चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। अगर आपकी पुलिस कर रही है तो आपको उसके खिलाफ भी एक्शन लेना चाहिए। सही है। और इस तरीके के मामला, देखो डंडे के जोर पर हर चीज़ नहीं हो सकती, थोड़ा सा आपको भी देखिए हालात जो है वो इस वक्त अब इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि डंडे के जोर पे सब हो। आपको भी झुकना पड़ेगा, प्यार से लोगों को प्यार गले लगा के आपको आगे बढ़ाना पड़ेगा, तो जाके सारे मामला ठीक होंगे। अगर आप देखें, मैं अपना एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर मुझे कल रात को कोई उठा के ले जाए और मुझे डंडे मार के रखे और फिर बोले यार गलती हो गई थी, तो ये तो जाती है, तो फिर तो मैं भी सारी उम्र बाहर निकल के गालियाँ बकूंगा। सही है। अगर किसी ने गलती की भी है ना, छोटी मोटी की है, तो आप उसको गले लगाओ और समझाओ, बोले जा बेटा, मुल्क का सोच तो छोड़ो। एक दिन करेगा, दूसरे दिन करेगा, तीसरे दिन जब आप उसको समझाओगे ना, वो छोड़ देगा, बोलेगा यार ये आदमी बेचारा कुछ बोलता ही नहीं, छोड़ यार अब नहीं करूँगा। गांधी वाली मिसाल दे उसको खुद एक थप्पड़ मारेंगे तो गाल आगे बाकी मैं आपको बता रहा हूँ, फिर वो आदमी छोड़ देगा, बोलेगा। पाकिस्तान के मीडिया का किरदार इस सारी चीज़ों के अंदर आप क्या देखते हैं? क्योंकि मीडिया का एक बड़ा ख़ास रोल है तस्वीर दिखाने में, अच्छी और बुरी, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स की तस्वीर दिखाने और पाकिस्तान के इदारों की तस्वीर दिखाने में मीडिया का किरदार आप कैसा देखते हैं? क्योंकि आजकल मीडिया के कुछ लोग ऐसे हैं जो कि एंटी आपके इदारों के ख़िलाफ़ बातें कर रहे होते हैं पाकिस्तान से बाहर बैठ के, तो ये सब क्या है?
देखो पाकिस्तान, अच्छा इसमें एक और चीज़ भी हुई थी ना, सॉफ्टवेयर अपडेट भी तो होते हैं ना, खैर वो जाहिर सी बात है गलतियाँ होती तो सॉफ्टवेयर अपडेट होता है, सॉरी फात भी में। लेकिन अच्छा मैं एक और पॉइंट को देखती हूँ, मौसीकी वाले बंदे को जानते हैं जो दाढ़ी वाला था, जिसने अभी एक ड्रामा आया था जो फौजियों पे बना था, उसके ऊपर इसने वो एक वीडियो बनाई थी, वो बड़ी वायरल हुई थी, फिर डिलीट कर दी गई थी। नहीं यार मैं नहीं जानता कौन था वो जो उस ऐदे वफा ड्रामे के ऊपर कह रहा था कि ऐदे वफा में 4 करैक्टर थे, सही है, एक पॉलिटिशियन था, एक ब्यूरोक्रेट था, एक जर्नलिस्ट था और एक फ़ौजी था। ब्यूरोक्रेट का दिखाया गया कि वो जो है क्या कहते हैं अपना नशे वगैरह में पड़ा रहा, मतलब गलत तरीके से वो रहा, सही है। जर्नलिस्ट जो था वो पैसे खिला के काम चलाता था, और इसी तरह जो पॉलिटिशियन था वो उनके बारे में तो सबको पता होता है कि पॉलिटिशियन किस तरह काम करते हैं। लेकिन एक आता है फ़ौज के दायरा, उसका करैक्टर बिल्कुल सादा है, उसकी अम्मी भी पढ़ी लिखी, उसकी वालदा भी पढ़ी लिखी, वो वीडियो बड़ी वायरल भी हुई थी। उसने बोला था कि फ़ौज इस तरह मैनिपुलेट भी तो करती है ना चीज़ों को। वैसे अगर आप देखें कि आप आर्मी को अगर वैसे देखें, मैं भी APS से पास आउट हुआ हूँ, मेरा फैमिली बैकग्राउंड भी आर्मी से ही है, मेरे दादा मेजर थे, तो मैंने तो ये चीज़ देखी, अडॉप्ट किया है कि आर्मी का जो बैकग्राउंड होता है उनके अंदर बड़ा डिसिप्लिन, एजुकेशन को लेके बड़ा डिसिप्लिन होता है और अपनी चीज़ों को लेके बड़ा डिसिप्लिन होता है। मतलब वो इस तरह के जैसे नॉर्मल सिविलियन लाइफ गुजार रहा होता है वो इस तरह का नहीं होता, उनका बड़ा एक स्ट्रक्चर्ड वे के अंदर लाइफ गुजारना होता है। लाइफ ये होती है, देखो सबसे पहली चीज़ ये है कि आर्मी वाले जो ज़िंदगी गुजारते हैं वो हम आम लोग नहीं गुजार सकते, सही है। घर से दूर, बिल्कुल ठीक है, घर से दूर रहना एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, सही है। और जान पे खेल के घर से दूर, और एक ही जगह एक ही रोज़ का रूटीन है, रोज़ गन उठा के बैठ जाना है, रोज़ इसी तरह रहना है, ठीक है, वर्दी प्रॉपर पहननी है, सारी चीज़ें करनी है, और मुश्किल हालात में सर्दी हो गर्मी हो कभी भी हो, फ़ोन नहीं चल रहा, कुछ भी नहीं है, लाइट नहीं है, आपको रहना है, सही है। तो ये जो हालात होते हैं ये सिर्फ फ़ौजी झेल सकता है। हाँ, हम हमारे ब्यूरोक्रेट्स भी नहीं झेल सकते, जर्नलिस्ट भी नहीं झेल सकते, और दूसरे लोग भी नहीं झेल सकते, पॉलिटिशियंस भी नहीं झेल सकते। तो ये थोड़ा प्रिविलेज तबका होता है, समझिए, थोड़ा ऊपर का ले लो इनको कि सुपर ह्यूमंस में कह लो इनको कि ये आ सकते हैं, कि ये इतनी ख्वारी करके यहाँ तक पहुँचे होते हैं, तो वे डिज़र्व करते हैं, इतना डिज़र्व करते हैं। और जहाँ तक दूसरी सारे मामला देखे जाएँ कि हमारे मुल्क में इनको वैल्यू इसीलिए दी जाती है क्योंकि इनका काम है नेशनल सिक्योरिटी, सही है, और उसके लिए इनको मेहनत करनी पड़ती है। अच्छा, अब मज़े की बात यह है कि अगर आज मैं कराची में बैठा हूँ तो मुझे नहीं पता कि आधे घंटे बाद मेरे को जो है वो पंजाब में पहुँचना है, ठीक है, हेलीकॉप्टर मिलेगा और हेलीकॉप्टर पे बैठ के मुझे 1 घंटे के अंदर पंजाब में उतरना है। वजह क्या है, मैं अपने बीवी बच्चों को लेकर ही नहीं जा सकता, मैं यहीं पड़े रहेंगे वो, सही है। तो ये सारी चीज़ें, और साल ऐसी ड्यूटी उनकी रूटीन चलती है, तो जब ज़ाहिर है ये सारी चीज़ें देख के वो आते हैं तो वो थोड़े डिसिप्लिन भी होते हैं, सख्त भी होते हैं, सख्त जान भी होते हैं, हर खाए पी के अंदर गुजार लेते हैं। हम लोगों की तरह नहीं कि बिरयानी मिलनी चाहिए आज, ये मिलना चाहिए। तो इसलिए उनका लाइफ स्टाइल ऐसा सिविलियन से थोड़ा डिफरेंट होता है। एक और बात फौज पे बस ख़त्म करेंगे कि जर्नलिस्ट की आपने बात की, जर्नलिज्म पे बात की। जर्नलिज्म में देखो पाकिस्तान के अंदर जहाँ तक बात है जर्नलिज्म पे, तो जर्नलिज्म कभी भी आपको फुल ट्रांसपेरेंट स्टोरी दिखाई नहीं रहा है, सही है। आपको वो स्टोरी दिखा रहा है जो उनको मिली है, ठीक है। और जहाँ तक आप बात करें कि ऐसी चीज़ें, ऐसी वीडियोस भी वायरल की गई हैं जिसमें पुरानी किस्से की स्टोरियाँ दिखाई गई हैं और वो लोग बिठा के उनसे स्टोरियाँ पूछी गई हैं जो उस टाइम कहीं मौजूद भी नहीं थे, और उनसे उन मरे हुए लोगों को, शहीदों को जो है वो उनको डिफेम करा दिया गया है कि वो तो डरता था, वो तो ऐसा था, वो तो वैसा था। तो आज वो भी तो जेल में सड़ रहे हैं। अच्छा, समझ गया। तो वो भी तो जेल में सड़ रहे हैं आज। वजह ये है इसकी, मैं उनको गलत नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि आपने एक तरफा दिखाई। आप बिठाते ना उस वक्त का जो कोई DIG बिठाते, IG बिठाते, उसका भी तो इंटरव्यू लेते, फिर पता चल जाता आपको। उसका कोई साथी बिठाते, करीबी जिंदा है, आज भी मौजूद है उनके जिंदा साथी, उनको बिठाते, उनसे पूछते कि ऐसा कोई वाकया सच था या नहीं था। वो बोलता नहीं भाई ऐसा नहीं हुआ। आपने एक साइड की तो सुना दी, क्योंकि आपको सुनानी लोगों को वो थी, व्यूज़ उस पर मिलने थे आपको। आप 2 साइडों की सुनाते, आप 2 साइडों की सुनाते तो आज आप जेल में नहीं होते। क्या बात है। मतलब आपकी नज़र में मतलब जो एक्शन है वो, मैं तो बिल्कुल सपोर्ट करता हूँ भाई, ठुड्डे मारने चाहिए उसको, और मज़ीद बंद करो उसको ले जाके। तो लेकिन एक तरफ वो कहते हैं कि पाकिस्तान में मीडिया आज़ाद है और बोलने की आज़ादी है। कौन सी आज़ादी भाई, तो कौन सी आज़ादी? ये उससे बिल्कुल अलग नहीं है। देखो, आज़ादी है सच बोलने की, झूठ बोलने की आज़ादी कब से हो गई भाई? तो वो कहते हैं न्यूज़ चैनल भी तो मैनिपुलेट कर रहे हो। देखो, मैनिपुलेट करना, आप व्यूज़ के लिए मैनिपुलेट कर रहे हो ना। आप एक वीडियो अपने चैनल पे अपलोड करते हो इंस्पेक्टर ज़ीशान काज़मी के बारे में, ठीक है, और ज़ीशान काज़मी को दिखाते हो कि ज़ीशान काज़मी ये था, ज़ीशान काज़मी वो था, उसने जो इतने दहशतगर्द मारे उनके बारे में उनकी लिस्ट नहीं है आपके पास।
अखबार की उस दिन की हेडलाइनें नहीं है आपके पास, आप इतने इन्फॉर्म्ड हो कि जिस दिन वो शहीद हुआ उस दिन के आप दिखाते कि ज़ीशान काज़मी हीरो और क्वेश्चन मार्क बना हुआ था कि ज़ीशान काज़मी अपने वक्त का हीरो था, सही है। और वो अकेला बैठ के, मैं आपको 2013 की 14 अक्टूबर के अखबार की हेडलाइन बता रहा हूँ कि वो अकेला कलाशनकोफ लेके थाने के बाहर बैठा करता था। लेकिन सपोर्ट भी तो आवाम कर रही है ना, आवाम को कंटेंट भी तो समझ आ रहा है ना। मसाला चाहिए भाई, समझ रहे हो, आवाम को चाहिए मसाला लग जाए उनकी, वो जो पान के केबिन पे कहीं भी बात हो सच हो जाए वो। अच्छा चलो ये भी मैं एक बात बता देता हूँ, जितने लोगों को उस पर कमेंट आया उनमें से किसी ने बोला कि मेरे एक जानने वाले को ज़ीशान काज़मी ने ज़ख्मी किया था, ये वो। मैंने कहा मुझे उससे मिलवाओ, मैं उसकी दादरसी करूँगा, मैं उसका खर्चा उठाऊँगा। उसका रिप्लाई नहीं आया कभी मेरे पास। ये कौन सा भाई, आओ सामने आओ। तो आपने मतलब वो अपने लोग बिठा के कमेंट्स भी, सबको पता है भाई, ये बना दो किसी के भी बिठा के कि वो बेचारा जिना करता था किसी के, तुम वहाँ मौजूद थे, बीच में लेटे हुए थे तुम्हें कैसे पता था? या वो औरत मौजूद है, वो औरत मौजूद है, जिसको लेके आओ। लेकिन मौक़िफ़ भी तो होना चाहिए ना। ठीक है उठा लिया तो देखो किस रीज़न पे उठाया? मैं इसी बात पे एक मौक़िफ़ बताता हूँ। हमारी आर्मी, हमारी पुलिस, हमारा कोई भी इदारा सोशल मीडिया को सीरियस नहीं लेता, जिसकी वजह से ये सारे हावी होते हैं। जिस दिन ये सीरियस लेना शुरू कर दिया, हमारे सिंध पुलिस के सोशल मीडिया पे क्या हो रहा होता है, वो DSP साहब गुजरते हुए जा रहे हैं, उनकी वीडियो चल रही है, IG साहब की वीडियो चल रही है। ये सब नहीं है आपका काम भाई। आप अपने जो शहीद हैं उनको डिफेंड करें आगे, वो आप करते नहीं हैं क्योंकि आपके भी कई पॉलिटिकल बेनिफिट्स हैं। तो वो आप करेंगे तो कुछ होगा, वरना तो आप ऐसे ही रोते रहेंगे और आवाम आप पे जो है वो गिरती रहेगी नज़ला। अच्छा मेरा इसी से रिलेटेड एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल है, क्योंकि अब आप देख रहे हैं तेज़ी से ना जनरेशन चेंज हो रही है और यूथ जो है वो अब नेशनल मीडिया से हटकर सोशल मीडिया की तरफ जो है शिफ्ट हो रही है। तो क्या आपको नहीं लगता हमारे इदारों को भी अभी पुरानी सोच से बाहर निकलकर इस तरह के कोई अपने प्लेटफॉर्म्स बनाने चाहिए और इस तरह का काम करना चाहिए कि वो अपना एक अवेयरनेस दे सकें सोशल मीडिया के हवाले से और सोशल मीडिया पे आ सकें, वो भी एक ठीक तरीके से, पॉजिटिव वे में? भाई असल में बात ये है कि वो ऐसा कर ही नहीं सकते, लोग उनके पास है नहीं, सही है। आंगड़ू बांगड़ू का काम नहीं है भाई ये। मतलब पढ़ी लिखी, समझ रहे हो, पढ़ी लिखी आवाम होगी, ग्राउंड रियलिटी जानती होगी, डॉक्यूमेंटेड बातें होंगी, उस पर वीडियो बना सकती है, कुछ कर सकती है। उसमें भी मेहनत चाहिए मेरे भाई, बिल्कुल। और मेहनत इन लोगों से होती नहीं है। मतलब मैं सरकारी इदारों की बात कर रहा हूँ, मैं इनकी बात नहीं कर रहा किसी की भी, मैं सरकारी इदारों की बात कर रहा हूँ। मैं इसमें किसी आर्म फोर्सेस की बात नहीं कर रहा, तमाम की बात कर रहा हूँ कि मेहनत होती नहीं है, लोगों को पता नहीं होता, उनको रास्ता नहीं पता डिस्को बेकरी से मस्कन कहाँ आता है, मस्कन से कराची यूनिवर्सिटी कहाँ आती है, उनको ये नहीं पता रास्तों का। वो क्या बताएंगे कराची की रियलिटी? मैं जो आपको वेब सीरीज़ के ये जो पॉडकास्ट हुए हैं और इनके ऊपर जो व्यूज़ आए हुए मिलियंस के अंदर और लोग बड़ा उछल उछल के देख रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि 90% झूठी है ये। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, हाँ 90% झूठी है ये, 90%। मतलब इसमें 10% कहीं का सच होगा, आउई वाला ठीक है, 90% झूठी है ये आप मेरी वीडियो चलाइएगा, मैं आपसे इल्तिजा करता हूँ और ये वीडियो वायरल होनी चाहिए कि 90% झूठी है वो। मैं आपको इसके बरअक्स फैक्ट्स ला के दे सकता हूँ। अच्छा तो ठीक है, अगर झूठी हैं चीज़ें हैं तो फिर वो उसके काउंटर पे फैक्ट्स भी तो आने चाहिए ना। तो फैक्ट्स लाने के लिए कौन है भाई? तो इदारे, हम जैसे इदारे नहीं लाते। मैंने अभी आपको जवाब दे दिया इसका, इदारे कुछ भी नहीं करते भाई। आप मर जाएं आपको इदारा पूछेगा आगे कल, भाई ये वो इदारा है जहाँ पे आप मर जाते हैं ना, आपकी गाड़ी को FIR काट के बंद कर दिया जाता है। अफसर की गाड़ी थी, अफसर के बेटे की गाड़ी बंद कर दी जाती है और नौकरियों से निकाल दिया जाता है। मेरे पास ऐसे अफसरान मौजूद हैं जिनके साथ ये हुआ है, जिनके बाप शहीद हुए थे और उन्होंने बाद में जाके जो है वो अपनी नौकरियां बहाल की हैं, दोबारा नौकरियों पे आए, तो पुलिस ने उनके साथ क्या रवैया रखा हुआ, टिल डेट क्या रवैया रखा हुआ है, सही है। लेकिन हम उसी फौज के हैं, हम उसी रास्ते के हैं, हम उसी रास्ते पे रहे, हम इस रास्ते पे आए नहीं। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो फरहान मलिक को थोड़ा कंट्रोल में रह के चीज़ें करनी चाहिए थी, जो है फरहान मलिक को इतनी लंबी दाढ़ी रख के झूठ नहीं बोलना चाहिए। बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात, मैं बहुत बड़ी आपको बोल रहा हूँ, रिवील कर रहे हैं, आपको बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ, वायरल करेंगे। जिन अफसरों की वो बात कर रहा है उन अफसरों को सबको मैं पैदाइशी तौर पे बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ, सही है, और उनके लवाहिकीन को भी बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। उनके लवाहिकीन मेरे राब्ते में भी हैं। 90% झूठी है और 10% में आओ ही लगा लेना। एक चीज़ बताऊँ फात भाई, रफ्तार इस वक्त ना सोशल मीडिया जितने भी बड़े बड़े पॉडकास्टर या एक कंटेंट क्रिएटर्स हैं, जो ग्रुप्स हैं जिसमें यून पॉडकास्ट वाले भी आते हैं, इवन जितने पुराने कंटेंट क्रिएटर्स हैं, ये सब यूनाइट हैं एक तरह से ना, रफ्तार के साथ कनेक्टेड हैं। क्यों? ठीक है, अगर आप ये कह रहे हैं कि गलत था या झूठ था, तो क्या वो जो जितने बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल लोग हैं, जो जैसे ईयन पॉडकास्ट भी अच्छे बातें करते हैं, वो अपना डिस्कशन रखते हैं, अपना पॉइंट रखते हैं, उनको नहीं पता क्या झूठ है ये?
देखो असल में क्या बात होती है, मैंने क्या बोला, फैक्ट्स आने चाहिए ना, तो फिर दोनों तरफ से आने चाहिए। बिल्कुल। अगर आप उस दौर का आदमी कोई लेके बैठ रहे हो जो एक फैक्ट दे रहा है, तो उसी दौर का दूसरा आदमी भी लेके बैठो जो उस अफसर के साथ रहा है, जिसने देखा है, जो मौजूद है। जो मौजूद ही नहीं है वो क्या बताएगा आपको आके? आप मेरी बात समझ रहे हो? समझ गया। जिसकी पैदाइश उस दिन के बाद की हो, एक बच्चा उनके उस पर पॉडकास्ट कर रहा है, बना रहा है ज़ीशान काज़मी के ऊपर, उसकी खुद 20 साल से ज़्यादा उम्र नहीं लग रही मुझे, और वो ज़ीशान काज़मी के बारे में बोल रहा है कि वो ऐसा करते थे, ऐसा करते थे। भाई तू तो उस वक्त पैदा ही नहीं हुआ था, तुझे क्या पता? तू उस वक्त पैदाइश तो कर, अपनी पैदाइश होती तो पता होता ना तुझे कि भाई क्या हुआ था। तुम तो वही बात बता रहे जो तुझे रटवा दी तुम्हें कैसेट आके, समझ रहे हो? तो ये बता दिया कि वो ये बना दिया गया, वो बना दिया गया। भाई किसी से झूठा ढका छुपा नहीं है। 2008 से लेके 2013 तक का दौर कराची ने सब देखा हुआ है कि किस तरह लाशें और किस तरह भत्ते और किस तरह फितरे, किस तरह ज़कात, किस तरह पठान की गाड़ी से भत्ता, किस तरह लोगों को इलाकों से शिफ्ट कर देना, ये सब बिजनेसमैनों को मारा गया, बल्दिया की फैक्ट्री जलाई गई। तो फिर भाई और क्या सबूत चाहिए? ये तो अपनी आंखों से देख चुके हो, सही है। फिर उस पर कहो कि पुलिस वाले उठा के घरों से मारे भी नहीं, क्या करें भाई? अगर मारते नहीं तो आज बहुत ज़्यादा होते। तो आपको क्या लगता है ये जो जितने भी लोग इस तरह की वीडियोस बना रहे हैं, इस तरह का कंटेंट बना रहे हैं, पेड है ना, फंडेड है पीछे, फंडेड है, कोई है कुछ लोग पीछे जो इस तरह की चीजें करवाना चाह रहे हैं, नेगेटिव इमेज देना चाह रहे हैं? बाद में रफ्तार फंडेड है आपको, फंडेड है, फंडेड होगा बिल्कुल। ये वीडियोस वो बना ही नहीं सकता बगैर फंड के। मुफ्ते की वीडियोस नहीं है। किसकी होंगी? होंगे किसी ना किसी के होंगे, जो बनवा रहे हैं, जिनके हक में वो जा रहे हैं, उनके ही फंडेड होंगे, और किसके होंगे? तो पीटीआई के हक में नहीं, पीटीआई के हक में नहीं है वो, लगता तो है पीटीआई के हक में नहीं जा रहे हैं वो। कराची पे जो उन्होंने वीडियोस बनाई है वो बिल्कुल सरासर गलत बना रहे हैं। लंदन की बात कर रहे हैं। हाँ, वो वहीं के और कहाँ के खैर अब तो खैर वो वाले दौर से हम तो गुजर गए। नहीं, वो दौर अभी भी आएगा दोबारा। नहीं यार, एक लहर है अभी आर्मी दोबारा देगी कि जाओ अब जान छुड़वाओ इनसे जाके। अभी एक दफ़ा छुड़वा दी ना तो लोग उछल रहे हैं कि नहीं ऐसा था वैसा था। एक लहर और देंगे, बोलेंगे जाओ आओ ज़रा, दोबारा से शटर डाउन होंगे, दोबारा से आके देखो, फिर सब बोल लेंगे भाई पहले वाला ही सही था यार, गलत था ये सब। भाई हम सब ने देखा 2008 से 2013 के अंदर किस तरह भत्ते आते थे, किस तरह लोगों को मारा जाता था कोने कतरों में, सही है। और आज तक उनकी किसी को नहीं पता। कितनी बड़ी क्लासें लेके बाइकों पे घूमते थे, सबको पता है यार। ये तो उसने बनाई है, वो फ़हीम कमांडो को उसने कितना बड़ा हीरो बना दिया कि उसके भाइयों को मारा था और ये किया था। सही किया, चारों भाइयों को मारा, जो सारे दहशतगर्द थे। एक बच गया उनमें से अभी भी, फ़हीम फारूकी का जो एक भाई है, सही है। वजह ये है कि उसको भी मार देना चाहिए था। वजह ये है मेरे भाई कि ये लोग, इन्होंने मासूमों के जो बच्चे मारे थे वो नज़र नहीं आ रहे थे। इनके पीछे इतनी बड़ी बड़ी FIR कटी हुई थी, इतनी बड़ी बड़ी लिस्टें थी कि इन्होंने मारा। भाई मैं JIT पढ़ के आया हूँ, इसलिए मुझे पता है। जो ये अभी पकड़े गए थे ना 2008 से 13 वाले में, 13 का ऑपरेशन शायद साहब के पास था, इतनी मोटी मोटी JIT आती थी। आदमी पढ़ना शुरू करे तो पता चलेगा यार ये क्या कर रहे हैं ये। उसमें से अभी भी 1-2 MPओं के नाम है जो MP अभी भी अमेरिका में मौजूद हैं, अमेरिका भाग गए और कनाडा भाग गए, और उन्होंने हज़ारों अफराद मरवाया इधर। तो मतलब कराची बेहतर इसी तरीके से ही हो सकता है। कराची बेहतर इस तरीके से हो सकता है कि यहाँ पे रेंजर्स को कंट्रोल दे दिया जाए। दिया तो था, रेंजर्स को ये वाला कंट्रोल थोड़ी दिया हुआ, मतलब प्रॉपर FIR भी रेंजर्स काटे और उठा के बंद भी FIR रेंजर्स करे। फिर आप देखें कि कैसी कन्विक्शन होती है, क्योंकि रेंजर्स का जो IO आता है ना वो सारी डिटेल लेके आता है अपने साथ। पुलिस का IO नहीं होता कि पैसे पकड़ ले, ये कर ले, वो कर ले। हाँ वैसे पॉइंट तो दिया है रेंजर्स। अगर मतलब डंडे वाला तो वही आप कह रहे हो ना, डंडे से एक मोबाइल नहीं छीनेगा, मैं आपको बता रहा हूँ। तो अभी ये जो स्नैचिंग है कराची में, बहुत बेगुनाह लोग मर जाते हैं यार। पता नहीं, उस दिन मैंने देखा लालू खेत के अंदर 2 बच्चों का बाप था, ऑफिस के लिए जा रहा था, उसको गोली मार दी गई। ये जो स्नैचिंग है, ये आपको क्या लगता है कि वाकई ये लोग भी कराची के ही रिहायशी हैं, या ये गैर मुकामी है, कुछ टाइम के लिए आते हैं, करते हैं, फिर वापस चले जाते हैं, फिर आते हैं, कोई इस तरह की ईद का चंदा जमा करके चले जाते हैं। लेकिन ये पूरा साल होता है ना, ईद पे थोड़ी पूरा साल होता है। और बात ये है कि ये लोग गैर मुकामी भी मौजूद हैं और मुकामी भी मौजूद हैं। अब वजह क्या है मैं तुम्हें बताता हूँ। जिस इलाके में आपके साथ स्नैचिंग हो रही है उस इलाका किसका है? अगर मुकामी हो गए तो वही छीन रहे हैं, और गैर मुकामी हो गए तो वो छीन रहे हैं। वजह ये है कि जिस आप इलाके में बैठे ना, मैं अभी आपके साथ इस इलाके में बैठा हूँ, इस इलाके में जो लोग घूम रहे हैं उनमें से स्नैचर्स भी हैं। बाहर से कोई नहीं आता, अपने घर में ही इसी इलाके से आते हैं, इसी इलाके में चले जाते हैं और 2-4 गलियाँ छोड़ के निकल जाते हैं आगे। तो इनके वैसे हम लोग ने देखा है कि अभी रिसेंटली पाकिस्तान में बहुत बड़े 13 मई का मेरे ख्याल से वाक़या होता है, उसमें बहुत सारे लोगों को 9 मई उसमें बहुत सारे लोगों को पकड़ लिया गया
पकड़ लिया गया, ऐसी टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया, उनको पकड़ लिया गया। और कराची के अंदर क्या कहीं पे भी जुल्म अगर हो रहा है वो तो पंजाब उन लोगों को क्यों नहीं पकड़ा जाता? मतलब कराची में ख़ास तौर पे उस टेक्नोलॉजी का यूज़ क्यों नहीं किया जाता? हालांकि कराची कहते हैं कि पाकिस्तान का दिल है, जो सबसे ज़्यादा आपको टैक्स कलेक्ट करके देता है। कराची समझ लें कि पाकिस्तान को चला रहा है, इस तरह का कहा जाता है। तो क्यों कराची को ही सेफ साइड नहीं किया जाता कि कराची अगर सेव होगा तो हमारा मुल्क भी तरक्की करेगा, इन्वेस्टर्स आएंगे? बात ये है कि पंजाब पुलिस बहुत इक्विपमेंट में हमसे आगे है। वहाँ आज भी ऑनलाइन FIR का इंदराज होता है, ठीक है। पंजाब के DPOs बहुत ज़बरदस्त होते हैं, वहाँ DPO का सिस्टम है। यहाँ SSP होता है, वहाँ DPO होता है। वहाँ प्रॉपर सिस्टम है, वहाँ प्रॉपर सिस्टम है। आप अहमद मोहिउद्दीन की वीडियोस देखते होंगे, जो DPO की कार्य होती है, जो बैठे बैठे सस्पेंड कर रहा होता है, सस्पेंड करो उसको, निकालो यहाँ से। कुछ दिन पहले पंजाब के अंदर इन सारी चीज़ों का अप्रिशिएट किया जाता है, ठीक है। DPO अगर इस तरह की कार्रवाई कर रहा है, पुलिस अप्रिशिएट करती है। सोशल मीडिया भी बड़ा एक्टिव है। आप यहाँ पे सिंध पुलिस के अंदर ये करके दिखाया, उस SSP का अगले दिन तबादला हो जाएगा कि भाई बहुत हीरो बन रहा है, इसको निकालो। क्योंकि यहाँ पे पर्सनैलिटी वाइज जो है ना, लोगों के अंदर जेलसी है कि यार ये ऊपर आ रहा है, इसका नाम बन रहा है, ये बन रहा है। वहाँ के IG पंजाब को अच्छा लग रहा है कि वहाँ का एक DPO ऐसा काम कर रहा है। यहाँ पे काम करोगे तो यहाँ का कोई ना कोई IG आके बोलेगा भाई तुम हीरो क्यों बन रहे हो। मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है, इस वक्त SSP है, उसका नाम नहीं लूँगा। उस बेचारे के ऊपर मुसीबत आ गई थी कि उसने एक चैनल के साथ जाके थाने में रेड किया, और वो बड़ा ज़बरदस्त ऑफिसर है, सही है, बड़ा ज़बरदस्त ऑफिसर है। आबिद बलोच नाम है उसका, ठीक है। और SSP इस वक्त टंडोवाला यार का ये वो, उसने एक शो के अंदर मीडिया वालों के साथ जाके SHOs को पकड़ा और SHOs को सुनाई और दलील की और पैसे लेते हुए पकड़ा, ये सब करा, सस्पेंड करा, शो कॉज जारी करा। उसको अगले दिन उसका DIG बुला के सुना रहा है कि तुम पुलिस को बदनाम कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। ये बात मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ। उस टाइम मैं होम मिनिस्टर के साथ सर्व करता था कि उसको उसका DIG बुला के ये बात कह रहा है कि तुम अपने इदारे को बदनाम कर रहे हो, ऐसा कर रहे हो, वैसा कर रहे हो। वजह वो बेचारे ने करना ही छोड़ दिया। उसके बाद से वो कभी ज़िंदगी में मीडिया पे नहीं आया इस तरह। हालांकि उसके अंदर पोटेंशियल था, लेकिन उसके स्पार्क को आपने ख़त्म किया। पाकिस्तान के अंदर ख़ास तौर पे कराची में जो पुलिस के अंदर अभी हमने देखा रिसेंटली चेंजेस हुई हैं, वो ये कि अब सड़कों के ऊपर पहले जो थे वो अंकल टाइप लोग नज़र आया करते थे। अब जो है ना थोड़े यंगस्टर्स हमें नज़र आ रहे हैं जो कि लड़ रहे हैं, मार रहे हैं। और आपके साथ थोड़ी जो है ना वो जो पुराना एरा था ना 90s के जो लोग हैं, उनको पता होगा कि यार रोक लिया तो भाई 150 तो देने ही देने। अब वाला कल्चर थोड़ा कम हो गया, मतलब ऐसा नहीं 100% कम हो गया, लेकिन यंगस्टर्स के आने से ये एक अच्छा काम हुआ है जो मुझे समझ आता है। यंगस्टर्स जो होते हैं वो असल में मजाक मस्ती वाले होते हैं, ज़रा फ्रैंक होते हैं अपनी आवाम से। और देखो पुलिस उसी सूरत में कामयाब है जब वो अपने इलाके में फ्रैंक है अपने लोगों से, सही है। लेकिन खूबसूरत बात करिए, वैसे ही है, बड़ी जबरदस्त बात। अपने लोगों से दोस्ती आ रही है, उसके अपने लोग जानते हैं, क्योंकि फिर आवाम का भी ट्रस्ट उनके ऊपर होगा, ट्रस्ट बिल्ड होता है, लोग इज्जत करते हैं यार कि हमारे इलाके में खड़ा हुआ है, ये उसको जानते हैं सब, ये वो। तो इसलिए जो है वो ये सारा मामला जो है वो चेंज होता है। और देखो यंगस्टर्स जो होते हैं वो जहाँ पे भी आते हैं वहाँ पे बेहतरी आती है। अब मसला ये है कि अगर यंगस्टर के ऊपर भी 14 घंटे उस बेचारे को धूप में खड़ा रखोगे तो वो भी पागल ही होगा ना भाई। 6 घंटे बाद तो वो भी पागल हो जाएगा कि भाई जान छोड़ दो मेरी, सही है। तो वो जो क्लैश आता है ना वो इसलिए आता है कि इनकी साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग्स नहीं होती, सही है। पढ़ाई लिखाई वहीं रुक जाती है, आगे नहीं बढ़ पाते। जो आगे बढ़ जाते हैं वो बढ़ जाते हैं इस चीज़ से। अच्छा फात भाई, अभी हिट एंड रन का जो केस है कराची में बड़ा कॉमन हो गया। अब तो हर दूसरे दिन हमें दिख रहा है कि डंपर जो है वो बाइक वालों को उड़ा के चले जाते हैं। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा पहले एक केस हुआ था जिस पे हमने पॉडकास्ट करना भी था। उस टाइम मैं भी मसरूफ़ था, आप भी जो है क्या कहते हैं रेडी थे, लेकिन मेरी थोड़ी सी मसरूफियत थी। वो केस हम डिस्कस कर नहीं सके। नताशा का जो केस था वो क्या था वो, अच्छा एक मुझे चीज़ समझ नहीं थी, जो अमीर अगर ज़्यादती कर जाए वो बाद में मेंटल का क्यों बन जाता है केस। ऐसे अरमगान वो भी मेंटली इससे इल है, ये सुनने में आ रहा है। अब नताशा का भी ये सुनने में आया था कि यार वो दिमागी तौर पे, जब दिमागी तौर पे एक्टिव नहीं थे इतनी बड़ी गाड़ी चला कैसे रही, और इतनी बड़ी कंपनी फर्म की वो डायरेक्टर कैसे बन गई। असल में बात ये है कि पाकिस्तान में कानून से बचने का जो रास्ता है ना वो है पागलपन। तो वो पागलपन को पहले अडॉप्ट करते हैं कि पागल है ये, ठीक है, और ये बोल दे कि नशे में है। और असल में उस केस के अंदर तो देखें ज़्यादती हुई है, जो विक्टिम्स के साथ जो हुआ है वो बिल्कुल ज़्यादती हुई है। इसमें दियत का कानून एप्लीकेबल बनता ही नहीं था, जो सुलह हो गई, ठीक है। और ऐसी भी जस्टिस मुशीर आलम की जजमेंट्स मौजूद थी कि दियत देने के बावजूद भी उन्होंने सज़ा सुनाई थी कोर्ट में कि कोर्ट नहीं मानता इस बात को, आपके दरमियान में हुई। लेकिन असल में वो पैसे वाले लोग थे तो इसलिए शायद ये हो गया
जो इनको सज़ा माफ़ हो गई, वरना कोर्ट में प्रेसिडेंट मौजूद है, सज़ा देने के लिए जज के पास दिल होना चाहिए बड़ा शेर का, कि वो इस पर सज़ा देता। और क्योंकि दियत देना तो इटसेल्फ एक एडमिशन है क्राइम का कि मैंने ये किया है। अब कोर्ट इसको एक्सेप्ट करे या ना करे वो कोर्ट के ऊपर है। तो कोर्ट को चाहिए था कि वो एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि इतना हाईलाइटेड केस था और लोगों के अंदर जुडिशरी पे एतमाद भी बहाल होता। फिर भी बड़ी अच्छे तरीके से मजिस्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट जज ने जो है उसको रिजेक्ट कर दी, उसकी बेल, ठीक है, और उसको हाई कोर्ट से मिली और हाई कोर्ट से उसकी आपने भी एक स्टैंड लिया था कि मैं रोड पे उतरूंगा इनके खिलाफ। हम उतरे रोड पे, हम तो उतरे, हम तो रोड पे भी बैठे 3-3 4-4 दफ़ा जाके बैठे और हाई कोर्ट तक हमने बेल पहुंचा दिया इसको, केस को। लेकिन आप ये देखें कि सारा प्रोसेस 40 दिन के अंदर वो आज़ाद हो गई, सिर्फ 40 दिन। आपकी उनकी फैमिली से मुलाकात हुई? नहीं, मेरी उनकी फैमिली से मुलाकात वहाँ पे हुई थी एहतजाज के अंदर जो, लेकिन उनकी फैमिली में अंदर भी एक इशू था कि चाचा कह रहे थे कि इसको सज़ा दिलवाओ, बच्चों का स्टांस कुछ और था, तो इस वजह से इश्यूज थे। पैसा आपको क्या लगता है? जाहिर ऐसा ही होगा, और क्या होगा यार। ये कब तक चलता रहेगा? अब डंपर और ये अभी पीछे देखो, डंपर मारते रहेंगे लोग, मरते रहेंगे। वजह ये है कि कानून है दिया एक्सीडेंट के केस में वो है 68 लाख रुपीज़। अगर डंपर वाला अमीर हुआ तो 68 लाख रुपीज़ दे देगा, वरना वो क्या करेगा, 5 लाख का वकील करेगा, 10 साल तक केस खींचेगा और वो चलता रहेगा। वो भी किस्तें कर रहा लेगा, किस्तें क्या, वो चलता रहेगा। आखिर में जाके जोड़ तोड़ करके जो कमी पेशी होगी लोग उसमें ले लेंगे। अमीर मर गया तो ज़्यादा पैसे ले लेगा, गरीब मर गया तो कम पैसे लेगा। नहीं तो इनके अगेंस्ट जब भी कोई आवाज़ उठाने की कोशिश करता है तो ये उल्टा पूरे पाकिस्तान को ब्लॉक करने लग जाते हैं कि यार हम तो गलत नहीं है। ब्लॉक क्या, देखो असल में बात ये है कि अक्सर बाइकर्स की भी गलती देखी गई है इसके अंदर ना, वो भी अपने फॉल्ट पे होते हैं, लेकिन ये नहीं कि सारे। वजह ये है कि ये हर किसी पर डाल देते हैं कि बाइकर की गलती है, सही है, और हर केस में बाइकर ये कहता है कि ट्रक वाले की गलती है, ऐसा भी होता है, ठीक है। तो हमें इस चीज़ को जज करना होता है, मेन काम है इदारों का कि उसको जज करें कि किसकी गलती है और उसके ऊपर डालें वो केस। लेकिन इसके लिए कानून तब्दील होना चाहिए। अब नताशा के ब्लड में तो आइस नहीं मिली थी, लेकिन यूरिन सैंपल में आइस मिल गई, बोला कि कोई बात नहीं, ब्लड में नहीं मिली तो यूरिन में थी, कोई बात नहीं, उसको नशे का केस नहीं लगाया गया, ठीक है, उसमें वो बच गई। तो हमारे मुल्क में तो पैसे देके सब कुछ हो जाता है। आप ट्रक को जो है वो कार बना सकते हैं, कार को ट्रक बना सकते हैं। तो आप पाकिस्तान का फ्यूचर क्या इसी तरह ही रहेगा? मतलब 100 साल तो ऐसे ही रहेगा, बच्चे 100 साल तो ऐसे ही रहेगा। मेरे साहब आज लिख ले 100 साल ही ऐसे ही रहेगा। आज से बेहतरी होगी तो कुछ सही होगा, वरना मेरे वो 100 साल में भी ऐसे ही लग रहा है। बस हमारी जगह कोई और बैठा होगा, कोई और गालियाँ बक रहा होगा और ख़त्म हो जाएगा। मतलब पहले कहते थे कि यार पढ़े लिखे लोग ऊपर आएंगे तो बेहतरी आएगी। अब बेचारे पढ़े लिखे लोग ऊपर तो आ रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर वाले जो है वो उनको इधर उधर कर देते हैं। असल में यार देखो, सारी चीज़ें किसी के काम करने से नहीं होती ना, कुछ जिम्मेदारियाँ अखलाकी तौर पे हमारी भी हैं। अब अखलाकी तौर पे हमारी जिम्मेदारी है कि अगर कोई मर रहा हो तो उसको अस्पताल पहुंचा दिया जाए। अब हम तो देख के इधर से देखते हैं और बोलते हैं निकल लो, इससे पहले पुलिस आके हमें ही पकड़ ले कि तूने मारा होगा, ठीक है, ये डर है ना हमारे अंदर। हम निकल जाते हैं, ठीक है, या वीडियो बना लेते हैं उसकी। तो वजह यही है कि कुछ भी नहीं हो सकता, हमारी अपनी अखलाकी जिम्मेदारी कोई नहीं है। कहीं कहीं लोग अच्छे लोग निकल आते हैं जो अस्पताल भी पहुँचाते हैं, लड़ते भी हैं, सही है, और इसकी वजह ये होती है कि लोग लड़ना चाहते हैं। मेरे पास नताशा केस में गवाह आया था, जो गवाह उसकी गाड़ी से पहले बचा था और उसने आगे जाके इनको रन ओवर किया, तो उसमें से एक गवाह मेरे पास था। लेकिन वजह ये थी कि उसकी गवाही का फ़ायदा क्या था जब फैमिली कॉम्प्रोमाइज़ कर जाए। ये भी जहाँ आप लड़ते हो वहाँ फैमिली देखती है ना कि अब रेट ऊपर जा रहा है पैसों का, तो वो कॉम्प्रोमाइज़ कर जाती है। तो फिर इस तरह सज़ा तो इस तरह सज़ा किसी को भी नहीं मिलेगी। मतलब वो वाली बात ठीक है ना कि इसकी सज़ा उसको मिलेगी जिसको अल्लाह ताला सज़ा दे दे, बस उसको दे दे, इंसान तो किसी को नहीं देगा। अच्छा, अब मेंटल स्टेट ठीक होगी नताशा की? माशाल्लाह अच्छा हो गया होगा। ऐसा ही होगा। पार्टी चल रही है, माफ़ करे यार, पार्टी तो पाकिस्तान में यही है यार, मैं बताऊँ पाकिस्तान में कुछ भी नहीं है। हमारे जितने भी, मैंने जितना भी ऑब्ज़र्व किया सिस्टम को, पूरे बहुत अंदर तक सिस्टम को जाके देखा, मुझे तो 100 साल भी कुछ सही होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। यही लोग बाहर जाके ऐसे हो जाते हैं कसम से कि मतलब तो वो गुलाम है ना, वहाँ पे गुलाम है ना। यहाँ पे आगे राजा बने हुए होते हैं, यहाँ पे आगे गिरबान खोल के चल रहे होते हैं, वहाँ जो है सीधे होके चल रहे होते हैं। वजह यही है ना। सर मैं यहीं की बात करता हूँ, यूएस एम्बेसी के अंदर हमारे लोग जिनको प्रोटोकॉल्स मिलते हैं ना बड़ी बड़ी गाड़ियों के साथ, कि आप उनके 20-25 फीट तक करीब भी नहीं आ सकते, वो लोग वहाँ लाइन में खड़े होते हैं। तो ये देखो, वजह ये है कि अच्छी बात है कि उनको वहाँ लाइन में खड़े होना पड़ता है, सही है। हमारे यहाँ तो एक
सिस्टम बन गया है ना, एक अच्छा आदमी बन गया है कि अगर आदमी लाइन में खड़ा हो जाए तो पागल है वो, लोग बोलते हैं भाई चल पे पैसे दे के आगे चलते हैं, वजह क्या, पागल है क्या, लाइन में लगेगा, बर्दाश्त नहीं है, इथिक्स नहीं है, मोरल्स नहीं है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें तो होंगी। कराची के अंदर जो तंजीमें, मतलब सोशल वर्कर तंजीमें, तो आप उनको किस तरह देखते हैं जो लोगों की मदद कर रहे होते हैं, क्योंकि उनके ऊपर भी बहुत सारे इल्ज़ामात लगते हैं कि वाइट को ब्लैक, ब्लैक को वाइट, और जेडीसी की बात कर रहे हो, ये सब चीज़ें कर रहे हैं, तो क्या आपको लगता है वो इल्ज़ामात ठीक होते हैं या वो काम क्यों कर रहे हैं? सिकंदर भाई पहले बताओ, देखो खुल के बात क्यों नहीं, मैं सबकी बात कर रहा हूँ, जेडीसी का नाम नहीं ले रहा, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। काम करती है जेडीसी, बिल्कुल इसमें गलत है। देखो बदनाम तो जो अच्छा काम करेगा वो बदनाम होगा, उसके पीछे लोग लग जाएंगे, जो अच्छा काम कर रहा होता है ना उसके पीछे, क्योंकि उसकी टक्कर माफियाज से होती है ना, तो उसके पीछे लोग लग जाएंगे। मैंने जेडीसी में खुद पर्सनली बहुत पेशेंट्स भेजे डायलिसिस के, इसके उसके, और सबका बहुत अच्छा इलाज हुआ है। और जेडीसी का काम मैं समझता हूँ कि अच्छा काम है और ये और बढ़ना चाहिए। डू यू थिंक ये ब्लैक को वाइट कर रहे हैं? नहीं यार, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्या ब्लैक को वाइट करेगा, खुद वो सादा घूम रहा है, ब्लैक को वाइट कर रहा होता तो आज जहाज़ में घूम रहा होता। हाँ, अभी उसको 1000 गज का बंगला, क्या ब्लैक को वाइट करेगा, क्या ब्लैक को, वो इस तरह का आदमी नहीं है, पर्सनली तौर पे कोई लालची आदमी नहीं है। एक आदमी होता है इसको देख के लगता है थोड़ी चमक आती है कि इसको पैसों की चमक है, उसको पैसों का शौक नहीं है, तो फिर क्या करेगा ब्लैक को। मैं एक दोस्त से यही डिस्कस कर रहा था, उसका था कि यार ये यूं है, ये वैसा है, ये वैसा। मैंने उसको बोला, मैंने कहा अगर वो चाहे ना तो इतना अमीर हो, अभी वो कराची के अंदर सबसे अमीर आदमी बन सकता है, क्योंकि जितनी डोनेशन उसके पास है ना, वो इतने घर बना ले, इतनी चीज़ें बना ले कि वो शौकीन नहीं है पैसों का कोई ख़ास, सही है। और मैंने कभी नहीं उसको ज़ाती ज़िंदगी में 2-3 दफ़ा मिला हूँ और बहुत अच्छा पाया और बड़ा सपोर्टिव भी पाया, और नए लोगों को काफ़ी सपोर्ट भी करते हैं वो। तो वजह ये है कि बस वो लोगों का यही यार, जो अच्छा काम करता है उसको गालम गलोच करते हैं लोग, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप मेरे बारे में भी 100 लोग आपको बुरा बोलेंगे, मैं आपके सामने यहाँ बैठा हूँ, लोग बोलते होंगे आपसी ज़िंदगी में ये करता है वो करता है, क्या करता है, कुछ भी नहीं करता। जब आप मिलोगे तो, मैंने आपको क्या बात बोली, हमेशा जहनसाजी किससे होगी, जब आप ग्राउंड पे जाके पता करोगे तो ही आपको सच पता चलेगा। जब तक आप गए नहीं हो, मिले नहीं हो, कहीं आपने देखा नहीं है, तो आपको कैसे पता चलेगा। इमरान खान के बारे में क्या कहना है? इमरान खान साहब वापस आएंगे या जेल में? ये पाकिस्तान है, इस मुल्क के अंदर ऐसी एग्जाम्पल्स मौजूद है कि लोग जेलों में भी गए, लोगों पे इल्ज़ामात भी लगे हैं, लोगों पे सब हुआ, और बाद में वज़ीर आज़म भी बन गए, और ऐसा हुआ है और ऐसा होता है, तो ऐसा आगे भी हो सकता है। तो आपको क्या लगता है? नहीं, मेरे ख्याल में तो मुझे लगता है कि वो बनेंगे एक दफ़ा फिर वज़ीर आज़म, मुझे ऐसा लगता है ज़ाती तौर पर। लगना नहीं फाद भाई, आपको थोड़ा सा पता तो होता है, देखिए ग्राउंड रियलिटी से मतलब है, पब्लिक सपोर्ट है, ये वो देखो। अच्छा, एक प्रेडिक्शन, इमरान खान साहब कब तक वापसी आएंगे? मतलब बहुत लंबा हो गया यार, मेरी भी अब बर्दाश्त हो गई यार, निकाल दो यार, शक्ल ही दिखा दो यार मुर्शिद की यार। इमरान खान साहब जो है वो मेरे ख्याल में 6-8 महीने में बाहर आ जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। 6-8 महीने? वज़ीर आज़म बने ना बने, 6-8 महीने में बाहर जरूर आएंगे। मैं इमरान खान को एज अ पॉलिटिशियन शायद पसंद करूँ ना करूँ, लेकिन एज अ क्रिकेटर, वो बंदा यार, शक्ल तक देखना नसीब नहीं हो रही यार। इमरान साहब की गलती सबसे बड़ी ये थी कि इमरान खान साहब के पास टीम कोई अच्छी नहीं थी, बेकार, अभी भी टीम अच्छी नहीं है, बेकार टीम के साथ मैच नहीं खेला जाता यार, समझ रहे हो? अभी वही पाकिस्तान वाला हाल हो रहा है, बेकार है वो। आगे अगर बाहर आ जाए, मेरा मानना तो ये है कि वो बाहर आए, यही बड़ी और अगर वो सियासत करनी है तो करें। बहरहाल सियासत वाला मतलब वो, मुझे वो वाला टच नहीं आता उनमें से, कि वो सियासत, मुझे लग रहा है मोटिवेशनल स्पीकर बन जाए। इस तरह वो लड़ झगड़ नहीं सकते, जिस तरह हाथ काले करने पड़ते हैं ना, वो ये पॉलिटिक्स के कर नहीं सकते। तो वो साफ हाथ के आदमी हैं, लेकिन करना चाहें तो करें, वैसे है, उनका स्कोप है और पूरी दुनिया उनको मानती है, तो मैं कौन होता हूँ, मेरी क्या औकात है उनके आगे। मैं फिट हूँ भाई, वो पहाड़ों पे नहीं, वो अभी भी है, क्रिकेटर है, स्पोर्ट्समैन है, कर लेगा कुछ ना कुछ यार, कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेगा बीच में से। पता चले एक और शादी करके बैठे हो इमरान भाई। इमरान भाई से तो शादी कोई भी कर लेगी, कोई भी 80 साल की उम्र में भी कर लेगी भाई। सही बात है। फाद भाई को किसी पार्टी ने अप्रोच किया, कोई टिकट विकेट दिया कि आप आ जाएं? मुझे कभी बस का टिकट नहीं दिया किसी ने। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा तो नहीं, पार्टी का टिकट कौन देगा? नहीं, पुरानी पार्टी बस का टिकट इसलिए दिया फाद भाई, बस पे ट्रैवल नहीं करते हो ना? नहीं यार, असल में बताऊं, कोई भी पार्टी, ना मैं पॉलिटिक्स वाला आदमी हूँ, ना कभी पॉलिटिक्स में जाना चाहूँगा, और ना मुझे शौक है। वकार ज़का के बारे में क्या ख्याल है? वकार ज़का अच्छा दोस्त है, अच्छा लड़का है, सपोर्टिव है वो। मतलब वकार भाई इतने टाइम से अरसे से गायब क्यों है? पाकिस्तान से क्यों गए? एफआईए केस है, क्रिप्टो का केस है, उस पे
उसको इस्तेमाल किया जा सकता है अच्छे कामों के लिए। वो क्रिप्टो के बारे में बहुत अच्छा कुछ जानता है, क्रिप्टो के लॉज बनेंगे तो उसमें भी बहुत कुछ कर सकता है, हेल्प कर सकता है हुकूमत की। नॉलेजेबल आदमी है, मेहनती आदमी है। अच्छा, वो कह भी रहे थे कि मैं इलेक्शन में खड़ा भी हूँ अगर इलेक्शन आएंगे। आईटी के लिए बेहतरीन बंदा है, आईटी के लिए बेहतरीन बंदा है, आईटी अच्छा चला सकता है। उसने कहा था कि आईटी अपने मुल्क में पैसा ला सकता है वो। उसने कहा था आईटी मिनिस्टर बना के देखो एक दिन के लिए। हाँ ला सकता है, मैं मानूंगा उसकी ये बात। मैं उसको कभी प्रॉपर बिजनेस, अच्छा बंदा है, खानदानी लड़का है, लालची नहीं है, पैसों पे रोने वाला आदमी नहीं है। पैसे तो बहुत हैं, पैसों पे रोने वाला आदमी नहीं है, और ऐसे लोगों की ज़रूरत है हमें। क्यों ऐसे लोगों को हमारे मुल्क में प्रमोट नहीं किया जा रहा कि ये यार कुछ यूथ की बेहतरी हो जाए? कुछ वकार भाई भी ढीले से हैं थोड़े से ना, वो अगर थोड़ा जान लगाएं, सारी चीज़ों को टाइम दे। लेकिन उन्होंने कोशिश तो की थी। नहीं देखो, अब अगर केस बन गया था तो आते, ट्रायल फेस करते, थोड़ी सी सख्ती झेलनी पड़ती, जेल भी जाना पड़ता, ये भी होता, सही है। लेकिन ये है कि वो निकल जाते हैं सारी चीज़ों से, तो फिर वो सियासत करते ओपनली। आपको लगता है क्रिप्टो पाकिस्तान में लीगलाइज होगी? मतलब होगी एक टाइम पे तो आगे होगी। इनको अभी सोशल मीडिया का नहीं पता, क्रिप्टो तो बहुत आगे की स्टेज है। इनको सोशल मीडिया नहीं आ रहा आज तक, तो क्रिप्टो तो 10 साल बाद की। अच्छा, मैंने एक वीडियो देखी एक बंदे की ना, वो एक इन्फ्लुएंसर है, अमेरिका में रहता है, और उसने ना एक लगाया हुआ था कि 2035 में जो है $1 ट्रिलियन की इकॉनमी बनेगी पाकिस्तान की। अच्छा, अगर ये हुकूमत रही, ये अभी जो अभी है माइनस में होगी। वजह ये है यार कि देखो, हम भी सुनते आ रहे थे कि 2020 में हम ये हो जाएंगे, 2025 में हम सबसे ताकतवर मुल्क होंगे। हम अखबारों में पढ़ते थे पिछले 10 साल पहले, 15 साल पहले। कहाँ खड़े हम भाई? अब तो कोई बोलता है ना, बोलते हैं भाई 2035 में तुम बोलोगे 50 में। स्टेबिलिटी तो आई है यार, अगर आप देखो न्यूज़ में, देखो वैसे देखो, हम डिफॉल्ट होने से बच गए यार, हम डिफॉल्ट होने से बच गए, लेकिन आम आदमी के हालात तो वही है ना। IMF भी खुश है हमसे। आप ग्राउंड पे काम करते हैं भाई, आप देखो ना, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, आम आदमी के हालात तो वही है, उसके घर में तो वही आटा दाल चावल तो है नहीं। तो मैं क्या ही की इकोनॉमी को रहूँगा कि मुल्क डिफॉल्ट से बच गया। उस गरीब के घर में तो कल भी राशन नहीं था, आज भी राशन नहीं है, सही है। वो कल भी बेचारा धक्के खा रहा था, पेट्रोल महंगा था, आज भी पेट्रोल महंगा ही है। कौन सा सस्ता हो गया भाई? ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यार, ये तो सिर्फ अखबारों की जीनत बनने के लिए होती है कि ये हो गया और वो हो गया। कुछ भी नहीं हुआ, ग्राउंड लेवल पे कुछ भी नहीं हुआ। कौन सी यूनिवर्सिटियाँ बन गई कराची में, कौन से अस्पताल खुल गए नए, कौन से फ्री हमने देखे? अभी तक कुछ भी नहीं देखा। यूनिवर्सिटी रोड नहीं बन के दे रहा हमसे। एक वो लाइन बन रही है ना, रेड लाइन, वो 3 साल से बन, क्या लगता है 5-6 सालों में बन जाएगी? हाँ बन जाएगी, इतने में बन जाएगी शायद। एक ही दिन देखना इफ्तिताह हो जाएगा डायरेक्ट उसका। अच्छा, आप मुस्तफ़ा कमाल बड़े अच्छे आपके दोस्त ने सुना है, तो उनके बारे में क्या क्या? मेरे दोस्त नहीं है वो, मतलब लीडर है, ठीक है, एक पार्टी के लीडर है वो। फेडरल मिनिस्ट्री अब उनको मिल गई है, मेरी फेडरल मिनिस्ट्री मिल गई, अच्छी बात है, और जो है वो उनको मिलनी चाहिए। मैंने दोस्त थोड़ा सा किसी और वे में बोला है। मुस्तफा भाई वो वाली एमकेएम के नहीं है। अच्छा, हाँ, वो पुरानी वाली है, वो जो है वो दूसरी वाली है, उससे नहीं है उनका ताल्लुक, जब भी तो बेचारे साइड में है वो। ये बात तो है, वो इसलिए, लेकिन है वो बेहतर आदमी, कर लेंगे कुछ ना कुछ। मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ करेंगे हेल्थ मिनिस्ट्री के लिए। अभी तो वो बैठे हुए हैं, जब जाएंगे तो पता चलेगा क्या करके गए। ये बात तो तब तक तो पता नहीं चलता, तब तक आदमी बैठा होता है, जब जाता है तो पता चलता है कि इसने क्या किया। इमरान खान के अलावा कौन सी लीडरशिप आपको अच्छी लगती है कि यार ये शायद मुझे इस पे पोटेंशियल दिख रही है? कराची में बताइए, कराची में या पाकिस्तान में भी कह सकते हैं यार, ये लीडरशिप अगर आ जाए यार, पाकिस्तान लेवल पे तो देखो सब यूज हो चुके हैं ऑलरेडी। इमरान खान ही हो सकता है माजरत के साथ, वही फिर से मुझे ऐसा लगता है कि वही है। अगर वो आएगा तो ही, मतलब वही लीडर बन सकता है और कोई भी नहीं है। मतलब अगर इलेक्शन होंगे तो आवाम फिर से वोट देगी, तो वोट उसी को पड़ेगा। आप भी देंगे? मैंने पिछली दफ़ा भी दिया था। सही है। अच्छा, एक चीज़ और जो आपकी नज़रों से ज़रूर गुजरा होगा, पिछले दिनों एक बच्चे का केस हुआ था जिसमें बच्चे को किडनैप करके कत्ल कर दिया गया था। सारेम नाम था बच्चे का। और इसी से मैं लिंक करूँगा सारेम बढ़नी को भी, उनको भी, उनके ऊपर भी बड़ा इसका बच्चों से रिलेटेड ही कोई ह्यूमन ट्रैफिकिंग का केस भी चल रहा है। तो ऐसा क्यों होता है कि इसका एक मौसम आता है, मतलब न्यूज़ के अंदर एक मौसम आता है बच्चों के अगवा का। तो क्या वाकई कोई इस तरह की कुछ लोग इस तरह के इन्वॉल्व हैं कि जहाँ पे बच्चे को किडनैप करके उसके ऑर्गन्स को बेचा जाता है या पूरे बच्चे स्मगल किए जाते हैं? और इस तरह के लोग, आपने तो ग्राउंड पे देखा होगा कि जब आप केस स्टडीज़ करते हैं, इस तरह के केसेस आपके पास आते हैं, तो असल में नौयत क्या होती है इस चीज़ों के करने की? क्या आपको ग्राउंड में ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक रियलिटी है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, ऑर्गन ट्रैफिकिंग भी होती है, चाइल्ड ट्रैफिकिंग भी होती है। ये बात सच है, ये सारी चीज़ें होती हैं हमारे मुल्क में और ये पकड़े भी जाते हैं।
ठीक है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग किस तरीके से होती है, लोगों को बेवकूफ़ बना के यहाँ वहाँ भेज देना। लड़कियों को ख़ास तौर पर पंजाब से लड़कियों को भेजा जाता है काम दिलाने की लालच में कि तुम जाओ तो लोगों से शादियां काम मिलेगा, शादियां करा दी जाती हैं या उनको वहाँ प्रोस्टिट्यूशन में रखेल दिया जाता है। थाईलैंड में ऐसी ख़वातीन मौजूद हैं जिनके साथ ऐसा होता है, कहा जाता है। लेकिन वजह क्या है, ये सारी ये है कि इदारों का फेलियर है। फिर दूसरी चीज़ ये यार कि इदारों को हर वक्त तो नहीं पता रहेगा ना कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। वही तो नाजिल नहीं हो जाती कि ये पकड़ लिया फ़ौरन जाके। अब ऐसे जब न्यूज़ें चलना शुरू होती हैं कि कोई अगवा हो रहा है, बच्चे अगवा हो रहे हैं इलाकों से, तो लोग जो दुश्मनियाँ होती है ना वो निकालते हैं आस में कि भाई इसके साथ जो है ना वो कार्रवाई करो, अच्छा है अपनी दुश्मनी निकलेगी और नाम उन पे चला जाएगा। और ऐसा होता है। अब सारे बच्चे का केस जो है वो बिल्कुल ही अलग है। अब वो आज तक उसका कोई डीएनए भी मैच नहीं हो सका, कुछ भी नहीं हो सका। और डीएनए इसलिए मैच नहीं हो सका क्योंकि उसको गटर में डाल दिया था, वो पानी में बह के डीएनए ज़ाया हो गया, ठीक है। तो सोचने की बात तो ये कि इतना शातिर कौन था जिसको ये बात पता थी कि इतनी देर में ये सब हो जाएगा। और ये भी था कि बच्चा उस टाइम पे उस फ्लैट के अंदर ही मौजूद था। वहाँ के लोग ये कहते हैं कि पुलिस ने सही तरह से सर्च नहीं किया, अगर वो सर्च करते तो शायद बच्चा मिल जाता। पुलिस तो कुछ भी नहीं करती भाई, पुलिस कुछ भी नहीं करती। मैं आपको बता रहा हूँ कि पुलिस का कोई काम नहीं है, पुलिस कुछ भी नहीं करती जब तक आप उसके अफसर से उनको डंडा ना करवाओ। ये मैं आपको अपनी ज़ाती एग्जांपल दे रहा हूँ। मैंने कोई भी काम बगैर डंडे के ज़ोर पे नहीं करवाया है। जो इतने साल मैंने कराची में काम किया है पुलिस के अंदर या इधर उधर अफसरों के साथ, वो इसी तरह किया है कि वो एक दफ़ा उनको इज्जत से समझाओ तो उनको समझ नहीं आती, तो दूसरी तरफ जो है उनको अफसर से फ़ोन कराना पड़ता है, जब वो गालियाँ बकता है तब जाके काम हो जाता है, ठीक है। और ये बात सच्चाई है, इससे कोई मैं जो हूँ ना वो डिनाई नहीं करूँगा और ना अफसर डिनाई करेंगे। और जिन अफसरों के साथ मैंने काम किया वो तो बिल्कुल डिनाई नहीं करेंगे कि ये बात सच है। और मेरी कामयाबी जो इस काम में थी वो सबसे ज़्यादा ये थी कि मैं अपने अफसर के साथ हर चीज़ शेयर करता था, हर बात शेयर करता था कि ये ऑफ़र आई है वहाँ से इस तरह की और ये ऑफ़र आपका बंदा दे रहा है। चाहे पुलिस वाला लाख मना कर दे, वो अफसर फ़ोन करके उसको बोलता था कि बेटा जो कर रहे हो ना वो मत करना क्योंकि मुझे पता चल गया, ठीक है। तो इसकी वजह ये है कि ये सारी चीज़ें जब तक डंडे के ज़ोर पे काम नहीं होता नहीं होता। और मैं आपको बता रहा हूँ कि आज जाके आप प्यार से FIR कटा के ज़रा दिखा दें थाने में अभी चल के यहीं पे इलाके के, अगर कट जाए तो आप आके फिर मुझे यहाँ पे बताइएगा। याद नहीं आपको वो जो फात भाई मैं आपके पास केस लेकर आया था गाड़ी वाला, वो FIR ही नहीं कट रही थी। बिल्कुल। फिर आपने जब कॉल करी तो फिर जाके उन्होंने FIR वगैरह। मैं आपको यही बात बता रहा हूँ कि बगैर डंडे के जोर पे कोई काम नहीं होता। एक तरफ पंजाब में ऑनलाइन FIR है, यहाँ पे पंजाब के DPOs भी कारआमद है ना ज़रा। पंजाब के DPOs जो है वो लड़ाका किस्म के होते हैं। यार ऐसा क्यों है फात भाई? एक मुल्क है पंजाब को फुल प्रोटोकॉल और एक प्रिविलेज हमसे ज़्यादा काबिल है। सॉरी KPK, लेकिन हमसे ज़्यादा जाहिल भी तो है यार। कराची देखिए, अगर आप पढ़े लिखों की बात कर रहा हूँ मैं, जाहिल तो हर जगह मौजूद है ना, वो तो है। लेकिन पंजाब में जितनी KP के जो लड़के हैं, KP के जो वहाँ पे कितने पठान पुलिस अफसर जो होते हैं बड़े टाइट होते हैं, बड़ा ज़बरदस्त होता है इस काम में। कि ये तो है कि PTI ने KPK के अंदर काफ़ी चेंजेस किए, तो जब भी तो क्लीन स्वीप मारा है उन्होंने, लगातार क्लीन स्वीप मार दिया लगातार, कोई नहीं मार सका आज तक। हाँ, क्योंकि KPK की हिस्ट्री रही है कि एक गवर्नमेंट दोबारा नहीं आती, एक गवर्नमेंट दोबारा नहीं आती कभी, और वो तीसरी दफ़ा है। तो कुछ तो किया है ऐसा, रिफॉर्म्स है, खुशहाली है यार। KP की रोडों पे चले जाओ तो पता चलता है KP में आ गए हो भाई, सुकून है। DPO खड़ा होता है, SSP एट अ टाइम आप जाएँ, SSP का दरवाज़ा खटखटाए वो मिलता है आपसे। कराची अलग सूबा बनना चाहिए वैसे, एक बात है। नहीं यार, सूबा हुआ तो नहीं बनना चाहिए भाई, सूबे नहीं बनने चाहिए मुल्क के अंदर, वैसे बनने चाहिए। वैसे टूट फूट बहुत हो गई भाई। देखे ना, अगर जितने ज़्यादा सूबे होते हैं उतने ज़्यादा मतलब मसाइल कंट्रोल होंगे, करप्शन कम होंगे। ये तो वो है कि जब बनाई जाए बात कि हमने कभी इसका पायलट प्रोजेक्ट किया हो तो हमारे मुल्क में नहीं हो सकता ये सिविलाइज्ड कौमों के लिए किया जाता है, जो पढ़े लिखे सिविलाइज्ड तमीज़दार लोग होते हैं। हमारी कौम कहाँ से तमीज़दार? इवन बांग्लादेश के भी कितने स्टेट्स हैं, आप खुद देखें ना, इतना सा मुल्क है लेकिन उसके मुल्क में चीज़ें भी तो डिफरेंट है। एक स्टेट तो हम ही हैं उसमें, हमारा ही स्टेट है वो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि स्टेट्स अगर होंगी ना जितनी ज़्यादा, तो करप्शन कम होगी और काम तेजी से, नहीं क्राइम बहुत बढ़ जाएगा, बहुत बढ़ जाएगा। हमारे मुल्क में अगर स्टेट्स बनना शुरू हो गए और सूबे बन गए तो क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। वजह उसकी ये है कि सूबा आप कहाँ से काट के बनाओगे? कराची से काट के बनाओगे? नहीं, ऑब्वियसली कहीं से भी बनाओगे। पंजाब के किसी का भी तीन हिस्से हो सकते हैं। कोई तोड़ोगे, कुछ तोड़ोगे तो वहाँ के फिर लोग जो है वहाँ वो जो जिनको हुकूमत मिलेगी वो फिर क्राइम करेंगे, फिर वहाँ के लोग दूसरों को कत्ल करेंगे। सही है, तो क्राइम बहुत बढ़ जाएगा, कत्ल व गैरत बहुत हो जाएगी।
अभी तो ये है ना, डर है कि बाहर वाले हैं, फिर तो बोलेंगे कंट्रोल ही हमारा है, हमारी बादशाहत है यहाँ पे। हर एक्सपेक्ट से देखना पड़ेगा, हर चीज़ को देखना पड़ता है। कि इलेक्ट्रिक माफिया के ऊपर आप पिछले जमात इस्लामी जो है कि इलेक्ट्रिक माफिया के ऊपर बड़ा स्ट्रांगली अपना, वो इलेक्शन में एक्टिव होती है जमात इस्लामी, बस अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखती है। तो नहीं वो अभी गायब है, वो अभी इलेक्शन करती है। देखो असल में यार के इलेक्ट्रिक का कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि भाई बात ये है कि के इलेक्ट्रिक के अलावा कोई कंपनी तो है नहीं, आने नहीं देते। अगर आए तो कुछ हो सकता है कि इलेक्ट्रिक का बनना, तो आप ये हो भी नहीं सकता ना, क्योंकि सारे तारे खंबे के इलेक्ट्रिक के लगे हुए, अगर नहीं बंदे आते, ऊपर से ऑर्गेनाइजेशन चेंज हो जाता है, पैनल्स चेंज हो जाते हैं। देखो अगर खंबे तारे उनकी लगी हुई है तो कोई और भी तो खंबे तारे डाल सकता है ना, वो अपनी इलाके। पूरे कराची को कैसे चेंज नहीं, पूरे कराची को नहीं लाए, स्पेसिफिक एरिया से शुरू होती है ना कहानी, मैनेजमेंट चेंज होती है। अगर कोई और कंपनी आएगी तो गुलशन के इलाके में बिजली मैं दूंगा, सही है, जौहर में कोई और देगा। तो इस तरह जब चीज़ें आ जाती हैं तो डिसेंट्रलाइजेशन हो जाती है। जब वो होती है तो फिर मज़ा आता है, सस्ते में कंपटीशन आ जाता है ना मार्केट में। अभी तो कंपटीशन ही नहीं है। जब मोनोपोली होगी तो ये लाइट मेरे पास है, मैं 1000 की बेचूँ या 1 लाख की बेचूँ, खरीदनी तुमने है। और जब ऐसी 4 लाइटें 4 कंपनी वाले बेच रहे होंगे तो मैं उनके रेट देख के फिर अपना रेट कम करूंगा। सही बात है, ये वजह है। ये ज़्यादा अच्छा ऑप्शन होता है, क्योंकि दुनिया में ऐसे ही होता है कि आपके पास 2-3 ऑप्शन ऐसे ही होता है दुनिया भर में, और ऐसे ही होना चाहिए। लेकिन हमारे मुल्क में इसलिए नहीं होता क्योंकि सबको पैसे मिल रहे होते हैं। बात होगी यहाँ पे खत्म। हमारे मुल्क में हर इदारे में, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, पॉलिटिक्स, देखो करप्शन तो हमारे खून में भर गई है, और करप्शन के बिना मुझे लगता है मुल्क चल भी नहीं सकता। अब करप्शन के बगैर तो सांस नहीं आएगी, लोगों को आदत हो गई है ना, क्योंकि यार करप्शन नहीं हो रही। ये आपकी नहीं हमारी भी है। अब हमें पता है यार लाइसेंस नहीं है, अब यार चल दे ना यार, जान छुड़ा यार, क्या है ऐसा ही है। मतलब हम भी इसको इस प्रोसेस से ही गुजरना चाहते हैं। अब तुम बताओ, इजी प्रोसेस तो अब तुम बीवी बच्चों को लेके पासपोर्ट वाली लाइन पे तो नहीं लगोगे ना यार। आप बोलोगे यार ऐसा ही मुश्किल बनाया हुआ है ना इतना, हालांकि देखो मुश्किल इसलिए बनाया हुआ है क्योंकि मुश्किल बनाओगे तो ही तो ब्लैक मनी आएगी, सही है। मुश्किल जो काम होता है उसी को तो आसान करने के लिए लोग पैसे खर्च करते हैं, वरना पागल है किसी को जाके दुकान से आटा चीनी की तरह मिल जाए कोई चीज़ तो बोलेगा पागल हूँ, मैं पैसे दूंगा, मैं लाइन में लगूंगा यहाँ के, भाई मज़े से लेके जाऊँगा, कोई पैसे नहीं देता। जितना मुश्किल किया जाता है उतनी तो करप्शन बढ़ाई जाती है, रेट ऊपर किया जाता है। मुश्किल कर दो हर चीज़, पैसे ऊपर चले जाएंगे। इसी इलाके में भी इसी तरह रेट ऊपर होते हैं ना, ऐसे ही होते हैं कि ये इलाका इतना महंगा, हाँ, ये इलाका हाँ, ऐसे ही महंगा, सेम इधर आएगा तो इतने पैसे दे के आएगा और इतने पैसे कमाएगा, ऐसे ही है। और देखो बात ये है कि 10% लोग ईमानदार होने से पूरा मुल्क को ईमानदार नहीं हो जाने, भाई 90% करप्ट ही है, तो 90% जो करप्ट है वो ही चला रहा है मुल्क। और कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो करप्शन के बिना जिंदा भी नहीं रह सकते, मुझे लगता है। पैसा इतना है ना यार, पैसा इतना है। सही बात है। आपको क्या लगता है पाकिस्तान में कौन सा ऐसा इदारा है अगर रिफॉर्म्स हुए तो सबसे पहले किधर होने चाहिए? पुलिस में, ओवरऑल सबसे पहले पुलिस में होना चाहिए। पुलिस अगर होगी तो फिर बेहतरी आएंगी हर जगह। पुलिस अगर इम्पार्शल हो जाए, और पुलिस, जुडिशरी, हेल्थ, सही है, हेल्थ सेक्टर और लैंड डिपार्टमेंट, और एजुकेशन भी, एजुकेशन भी। लेकिन एजुकेशन तो बिल्कुल आखिर में आएगा, लेकिन पुलिस, जुडिशरी मेन इदारे हैं, रिफॉर्म्स होने चाहिए। और अगर ये एक्टिव होंगे तो फिर हम लोग जो है क्या कहते हैं, डर बैठ जाएगा ना लोगों में, सजाएं मिल रही होंगी, कौन करप्शन करेगा भाई, सज़ा मिलने लग जाएगी, कौन डर के मारे एक दफ़ा जेल काट के आएगा, उसके बाद बोलेगा छोड़ भाई मेरे को करना ही नहीं। अच्छा फात भाई, अभी इतना पिछले दिनों एक्टिव थे आप ग्रुप वगैरह में, चीज़ वगैरह, वो कहाँ गया सोल ब्रदर्स और ये और वो? यार सोल ब्रदर्स तो देखो वो तो उड़ जाता है, वो फेसबुक की जो उनकी अपनी वो है उसमें चले जाता है। मैं अपने ज़ाती तौर पर मुझे कोई बॉक्स मैसेज करता है तो मैं उसके काम अभी भी अवेलेबल है, अवेलेबल हूँ। लॉ रिलेटेड, लॉयर की फ़ीस नहीं दे सकता, कोई ऐसा कोई इशू है ये वो, तो मैं उसके केसेस देख लेता हूँ। और दूसरी चीज़ ये है कि मैं अपने मीडियम से जिस जगह भी टैग होता हूँ वहाँ पे जो हेल्प कर सकता हूँ वो कर देता हूँ। बहुत राइट। अब बहुत सारी चीज़ें मेरी दस्ते रस से भी बाहर है। अब आके आप मेरे से आगे कोई बंदा बोले कि डोमिसाइल बनवाना है तो मैं कैसे बनवा दूँ, वो मेरा काम है ही नहीं, सही है। पुलिस रिलेटेड कोई काम हो तो मैं आगे DIGs का नंबर दे देता हूँ, SSP का दे देता हूँ कि इनसे आप बात कर लें, इनको बोल दें ये हो जाएगा, अगर नहीं हो तो भी मुझे बताएं, फिर कोई और ऑप्शन निकालें। मतलब आपके पास कोई ऐसा केस आया है अभी तक कराची के अंदर जो आपको लगा हो कि यार ये तो मेरी पहुंच से भी बाहर निकल गया है, अब जो है ना इससे मेरे भी हाथ खड़े हो गए हैं और ये मैं समझ रहा हूँ कि इस केस में आके मैं खुद फंस रहा हूँ? नहीं यार, अब तक जिसमें बसे बस फंसे ही रहते हैं उसके अंदर, फिर हम निकलते नहीं हैं बाहर। फिर केस सॉल्व करके निकल, जब तक कुछ हो ना जाए उसका, या इधर या उधर ना हो जाए तब तक निकलते नहीं है। जिसमें हाथ डाल दिया वहाँ डूब गया, बस ये वाली कहानी है। लोगों के लिए ईजी एक्सेसिबल है कि आपको कोई भी जो है कनेक्ट कर सकता है, कहीं पे भी कॉल कर सकता है, एनी टाइम भाई, नंबर मेरा सबके पास मौजूद है। फात भाई जाते जाते
आखिरी सवाल, एक्सपीरियंस विद इंसाइक्लोमीडिया अब दूसरी बार कैसा लगा? नहीं, बहुत अच्छा लगा और बहुत ज़बरदस्त बनाया है। और जो है पहले से मुझे इसलिए ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि पहले जब मैं आया था, पिछले साल की बात है, पिछले साल की बात, 2 साल हो गए, तो वो जो है तुम्हारा उससे काफ़ी बेहतर रही है क्योंकि इसमें जो है वो तुमने एक तो सबसे बड़ी बात अपनी घर पे बनाया है। हाँ, ये बात तो है। खर्चा बचने की चीज़, इक्विपमेंट्स तुमने जदीद कर दिए हैं इसके, और जो है वो अच्छी बात है। ऐसी आदमी को एक एक स्टेप ऊपर जाना चाहिए ताकि उसके अपने, देखो अपने एक्सपेंसेस निकालोगे, अपनी चीज़ें निकालोगे, जब पैसे होंगे ना घर पे अपने दे रहे होगे तो रिलैक्सेशन के साथ फिर कुछ कर सकते हो। वरना जब तक तुम पे यही वो रहेगा कि यार अभी बिल भरना है, ये टेंशन है, तो तुम उससे निकलोगे तो काम पे ध्यान दोगे ना। तो वो चीज़ तुमने अपनी कवर करो, बाकी अल्लाह ताला तरक्की देने वाला है यार। जो बात है, और आप लोग की सपोर्ट हो तो यार इंशाल्लाह कामयाब हो ही जाएंगे। अब इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट पॉडकास्ट में नई चीज़ें डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि इस मुल्क में कुछ चीज़ खत्म तो होगी नहीं। बेहतरी पे हम डिस्कशन करेंगे, ये ना हो कि कोई केस आ रहा तो फाद भाई यार ये केस है तो उसको डिस्कस करेंगे। पाकिस्तान तो इसीलिए मशहूर है ना, मतलब यहाँ पे न्यूज़ चैनल इसीलिए अल्लाह ना करे ढूंढ रहे होता है इंशाल्लाह, ढूंढ रहे होते ना यार, कोई केस नहीं आ रहा, वरना उनकी जो टीआरपी है ना वो अप एंड डाउन हो रही होती है चैनल की। खैर फाद भाई, थैंक यू सो मच वंस अगेन, आप दोबारा वापस आए और पॉडकास्ट में आपने दोबारा हमें टाइम दिया। इंशाल्लाह फिर दोबारा मिलेंगे इंशाल्लाह। लेकिन मैं चाहता हूँ, मेरी दुआ ये है कि अगर हम अगली बार मिलें तो हम देखेंगे खुशहाल पाकिस्तान के पाकिस्तान में अब तरक्की हो गई है, लोग मैं आप और ये पाकिस्तान का फ्लैग पहन के बैठे और आपके 2 फूल भी लगे। बहुत आला। खैर बड़ा मजे का पॉडकास्ट था, बड़ी डेप्थ जाके डिस्कशन हुई, आप लोग बहुत डेप्थ चले गए ना, पसंद आया होगा। और अगर कोई बात बुरी लगी हो तो माजरत, और अगर कोई बात थोड़ी सी आगे पीछे निकल गई हो तो हम वापस आ जाते हैं। सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, हाथ खड़े कर लिए। हम है नहीं, पाकिस्तान जिंदाबाद, हमारी फौज जिंदाबाद, सब जिंदाबाद। ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।